राइट। तो मैं मान सकता हूँ कि आप लोग जो भी आ रहे हैं या तो जेई की तैयारी करने के लिए या फिर नाटा के लिए या फिर कॉलेज सेपरेट जो एग्ज़ाम होते हैं जैसे सेप्ट का होता है या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का होता है, देर आर सम कॉलेजेस दे कंडक्ट देयर ओन एग्ज़ाम। ठीक है, तो उसके लिए भी लेकिन सिलेबस जो है समहाउ रिमेन द सेम। जो ये वीडियो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। वन पार्ट इज आर्किटेक्चर इन जनरल, लाइक आर्किटेक्चर से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे और कि इसके सिलेबस क्या है, जेई नाटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सो इट विल टेक अराउंड, आई फील इट इज गोइंग टू बी अराउंड 50 मिनट डिस्कशन, और द नेक्स्ट 45 मिनट डिस्कशन इज गोइंग टू बी पार्ट 2, दैट इज अ रेगुलर सेशन, रेगुलर क्लास, जिसके अंदर हम आर्किटेक्चर एप्रोच डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। सो अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इट। अगर आपने ये इमेज देखी है, आई होप कि आपने ये आर्किटेक्चर आप समझते हैं, बेसिक चीज़ें, लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं आपको, है ना। बिल्डिंग आपको कैसी लगती है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस बिल्डिंग? अच्छी है बिल्डिंग, बेकार है आर्किटेक्चर? बिल्डिंग इन टर्म्स ऑफ द आर्किटेक्चर, व्हाट डू यू फील कि आर्किटेक्चर कैसा है इसका, इस बिल्डिंग का देखा जाए? मैंने आपको ऐसी बिल्डिंग ये ली है बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर बिल्डिंग, और ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है आई फिल्म इंस्टीट्यूट, लोकेटेड इन रोटरडैम, नीदरलैंड्स में रोटरडैम एक जगह है। मैं जब उसको ट्रैवल कर रहा था, सो आई जस्ट गॉट दिस बिल्डिंग, लेट मी म्यूट माई सेल्फ फर्स्ट। सो क्या लगता है, यू कैन राइट डाउन द कमेंट सेक्शन कि क्या है, या फिर चैट बॉक्स के अंदर। आई होप आपको बिल्डिंग अच्छी लग रही होगी ये देखने में, लाइक इसके जो कर्व्स हैं बड़े लाइक एलिजेंट सी बिल्डिंग है, राइट, देखने में लगता है। तो अभी आपने जो भी चीज़ देखी है, आपको नहीं पता कि काम क्या है इस बिल्डिंग का, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द बिल्डिंग, यू जस्ट रियलाइज कि द फॉर्म इज क्वाइट गुड, कलर कॉम्बिनेशन दी एंड कंपोजिशन परफेक्टली फिक्स इन दिस फ्रेम। ठीक है। अगर मैं आपसे दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस, व्हाट डू यू फील, क्या है ये बिल्डिंग, कैसी लग रही है आपको? व्हाट यू फील अबाउट दिस आर्किटेक्चर? पता है कौन सी बिल्डिंग है ये? कोई बता सकता है? कैन एनीवन? इट इज़ एम्स दिल्ली। मतलब क्या है, ये हॉस्पिटल है एम्स का, आपने सुना होगा इसके बारे में, वेरी फेमस कॉल, वेरी फेमस बिल्डिंग इन इंडिया। द पॉइंट इज, दोनों बिल्डिंग के अंदर खुद का अलग अलग चीज़ है। आपने बिल्डिंग पसंद करी बिकॉज ऑफ इट फॉर्म, और जो ये आपने देखा है ये आप पसंद कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट फंक्शन। आर्किटेक्चर में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं, दैट इज फॉर्म एंड फंक्शन। फॉर्म का मतलब होता है कि एक बिल्डिंग कैसे दिखाई देती है, राइट, दैट्स कॉल्ड द फॉर्म। जो पहली बिल्डिंग की फॉर्म कम कहीं ना कहीं अच्छी है, एंड द सेकंड बिल्डिंग इट्स अ फंक्शन। फंक्शन मतलब होता है पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। इफ यू आर डिजाइनिंग अ स्कूल, सो कितना अच्छा स्कूल आप डिजाइन कर रहे हो। इफ यू आर डिजाइनिंग अ कम्युनिटी सेंटर, कितना अच्छा कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पर। इफ यू आर डिजाइनिंग अ हॉस्पिटल, तो जो हॉस्पिटल की नीड्स हैं उनको आप ठीक से कैटर कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। बहुत सिंपल तरीके से बोलें कि लाइक जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपकी जो इमरजेंसी एग्जिट है या इमरजेंसी एंट्री है ऑफ द हॉस्पिटल, वो बहुत दूर जाकर है, या फिर मे बी इट इज इन कंजेस्टेड जोन, तो आप समझ सकते हैं इट इज नॉट अ फंक्शन, है ना, इट इज नॉट अ गुड फंक्शन विच इज गोइंग टू कैटर द बिल्डिंग। रीजन इज, क्योंकि इमरजेंसी के लिए टाइम इज वेरी प्रीसियस, और जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं इट विल टेक मोर टाइम, या फिर आपने इमरजेंसी दे दिया है टॉप फ्लोर पर, सो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम लग जाता है, सो दिस कॉल्ड द फंक्शन। इसीलिए आर्किटेक्चर में सबसे जो फेमस कोट है, द मोस्ट फेमस कोट इन आर्किटेक्चर इज फॉर्म फॉलोज फंक्शन। सो दिस देर इज ऑलवेज अ डिबेट कि एक आर्किटेक्ट को किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, लाइक व्हाट शुड बी अवर प्राइमरी एम, इट शुड बी अ फॉर्म और इट शुड बी अ फंक्शन। सो वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्किटेक्ट लुइस हेनरी सुलेवान, इनकी बिल्डिंग भी आपने दो तीन बार देखी होंगी, और इनका बहुत फेमस कोट है जो मुझे ऐसा लगता है कि आप आज से आपने जान लिया है इसको, जब तक आप कॉलेज में रहोगे या फिर कॉलेज के बाद भी जब भी आप डिजाइनिंग कर रहे होगे, सो इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेमस कोट, फॉर्म्स फॉलोज फंक्शन। अकॉर्डिंग टू द हेनरी सुलेवान, कि द प्राइमरी एम ऑफ एन आर्किटेक्ट इज टू नीड इट फंक्शन, फॉर्म विल फॉलो इट। तो फॉर्म पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आप किसी भी बिल्डिंग जो आप बना रहे हो उसका मेन पर्पस क्या है। इफ़ यू आर डिजाइनिंग अपार्टमेंट, तो उसकी अपार्टमेंट की सारी नीड पूरी होनी चाहिए, फॉर्म उसकी अपने आप आ जाएगी, राइट। अब ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने कुछ और भी बोला है। फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट वेंचुरी वाज आर्किटेक्ट, उन्होंने बोला था कि
फंक्शन फॉलोज फॉर्म, उन्होंने उल्टा बोल दिया इसका, लेकिन वो इतने अच्छे आर्किटेक्ट नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ हेनरी लुइस सुलेवान, तो हम उनकी बात ज़्यादा नहीं करेंगे। राइट, तो ये कोड भी आपको याद रखना है। अगर आपसे बात की जाए व्हाट डू यू मीन बाय द आर्किटेक्चर, देखो जब भी हम कोई बिल्डिंग को देखते हैं इन जनरल पर्सपेक्टिव, हम उसकी फॉर्म को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए हैं ताजमहल, आपको नहीं पता व्हाट वाज द एम ऑफ द ताजमहल, यू जस्ट रियलाइजेज कि दिस बिल्डिंग इज अमेजिंग, द फसाड इज वाइट मार्बल, सो इट इज लाइक जनरली वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट इट्स फॉर्म। लेकिन जो आर्किटेक्ट होते हैं वो इसका फंक्शन को भी देखते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा, आपका पहला क्वेश्चन क्या होगा, सर बिल्डिंग तो है, ठीक है बिल्डिंग अच्छी है, पर व्हाट इज द पर्पस। अगर आपसे बोला आई फिल्म इंस्टीट्यूट जो है, इसकी बिल्डिंग देखने में अच्छी लग रही है, इट लुक्स सो ऑसम, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट, बनाई क्यों गई है बिल्डिंग है। सो दिस इज द डिफरेंस। सो आर्किटेक्चर जो वर्ड आया एक्चुअली इट्स केम फ्रॉम द आर्की, इट्स अ ग्रीक टर्मोलॉजी। आर्की का मतलब होता है रॉयल या चीफ। सो हियर यू कैन सी दिस इज आर्की, आर्की का मतलब होता है चीफ, एंड द टेक्टोन का मतलब होता है बिल्डर। इवन जो टेक्टोन जो वर्ड है इट इज इन न्यूज। आपको पता होगा कि टर्की के अंदर अर्थक्वेक आया है। सो जितने भी न्यूज चैनल हैं, जितने भी वीडियोस बन रही हैं, सो दे आर टॉकिंग अबाउट द टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक वर्ड सेम है वहां पर, इट इज द बिल्डर, बिल्डिंग प्लेट्स हैं टेक्टोनिक प्लेट, दीज आर 2-3 प्लेट्स विच आर मर्जिंग, एंड टर्की इज लोकेटेड ऑन द दैट पार्ट। सो दिस इज द रीजन कि वहां पर अर्थक्वेक आया है। इसलिए आप जहां पर भी देखेंगे वेयर द टू टेक्टोनिक प्लेट्स इंटरसेक्ट, सो दिस इज द रीजन वहां फॉर द अर्थक्वेक। आपको ये कहां पर देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स मेडिटेरियन सी के अंदर बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, सो वहां पर आपको अर्थक्वेक देखने को मिलेगा। यू विल ऑल्सो सी अर्थक्वेक इन हिमालयाज रीजन, क्योंकि हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दे आर इंटरेक्टिंग। और जहां पर भी दो आपस में प्लेट इंटरेक्ट करती हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपको सिस्मिक वेव एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी, है ना। तो ये वर्ड सेम है टेक्टोनिक प्लेट, मैंने से आपको बता दिया बिकॉज इट इज इन न्यूज। सो आर्की टेक्टोन, आर्की का मतलब होता है चीफ एंड टेक्टोन का मतलब होता है बिल्डर। सो नॉर्मली क्या होता था, किसी को काम देना है, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मेक अ पिरामिड, ऐसा मान लेते हैं, तो या ऐसा मान लेते हैं कि यू वॉन्ट टू मेक अ पिरामिड, और आपने क्या करा, आप एक आदमी तो बोलोगे नहीं, सो यू आर गोइंग टू आस्क अ पर्सन, जो मेन पर्सन होगा किसी भी एक बिल्डिंग कंपनी का, या उस टाइम पर हम बात करें इट्स अ ग्रुप ऑफ द लेबर्स, तो एक बंदे को बोला जाता था कि वी वांट टू मेक अ डिजाइन ऑफ द पिरामिड्स, तो उसको बोला जाता चीफ बिल्डर, बिकॉज दिस वाज द मेन पर्सन विच इज यू हैव असाइन द वर्क। वहां से वर्ड निकल का है आर्किटेक्ट, और धीमे धीमे होता हुआ आर्किटेक्ट्स, आर्किटेक्ट एंड आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर को प्रैक्टिस करने वाले को बोला जाता है आर्किटेक्ट। राइट, जैसा फॉर एग्जाम्पल आई एम एन आर्किटेक्ट बिकॉज आई डू प्रैक्टिस आर्किटेक्चर। और आर्किटेक्चर वर्ड्स केम फ्रॉम द आर्की टेक्टोन, आर्की मीन्स रॉयल एंड टेक्टोन मीन्स बिल्डर और कारपेंटर। सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ द वर्ड आर्किटेक्ट। अगर हम बात करें कि आप आर्किटेक्चर फील्ड में आना चाहते हो, सो व्हाट आर द जॉब ऑफ पोटेंशियल, इसका यूज़ क्या है। राइट, वो तो मेन चीज़ है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इंटरेस्ट के लिए आए हैं। यस ऑफ कोर्स इंटरेस्ट शुड बी देयर, बट द प्राइमरी एम शुड ऑल्सो बी टू सस्टेन योर लाइफ एंड योर फैमिली। राइट, सो देखो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आर्किटेक्चर में आने के बाद। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे नॉर्मल है, इट इज़ अ ज्वाइनिंग इन द आर्किटेक्चर फर्म। आपने डिग्री करी 5 साल की, उसके बाद आपने किसी भी फर्म के अंदर अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू अप्लाई, और अगर आपको काम पसंद आता है उनका और वैकेंसी होती है, तो यू विल ज्वाइन एज एन architect. So architecture firm you can join. There are also some government, state government and the central government departments. For example, PWD, Public Work Department, CPWD, railways के अंदर होती हैं, हाउसिंग बोर्ड्स के अंदर होते हैं, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, बिकॉज दे नीड आर्किटेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एक्चुअली दे आर्किटेक्चर की जॉब इतनी ज़्यादा होती नहीं है इन द गवर्नमेंट सेक्टर, बट हाँ इन सम हाउ वी कैन एक्सपेक्ट सम गवर्नमेंट सेक्टर्स जॉब एज वेल। लेकिन ये मत सोचना कि बहुत उनके लिए स्पेशल एग्जाम होता है। अगर इफ देर इज अ वैकेंसी ऑफ 100 पीपल, सो 1 or 2 आर्किटेक्ट विल बी देयर, इट इज सफिशिएंट। ज़्यादा आर्किटेक्ट की आपको वैकेंसीज देखने को नहीं मिलेंगी इन आर्किटेक्चर। सो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आर्किटेक्चर में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है, बट बी प्लानिंग के अंदर आपको ठीक ठाक वैकेंसीज देखने को मिल जाती है। सो इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, बी प्लानिंग इज हैविंग सम एज। तो बी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर आपको वैकेंसी के चांसेस ज़्यादा हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। अदरवाइज आर्किटेक्चर के अंदर मान के चलो 99% केसेस यू आर गोइंग टू वर्क इन ए प्राइवेट सेक्टर। क्लियर? You can also join as a faculty member in any institute. For example,
जहाँ पर आपने डिग्री करी, उसके बाद आपने एक अपने कॉलेज, किसी भी कॉलेज के अंदर यू कैन ज्वाइन एज अ प्रोफेसर, राइट, अकेडमिक. After like having some practical experiences, like complete your graduation and you took 2 3 4 years for join as architecture firm, and after that you made some contacts, and so you can also start your own practice. Like अब मैंने अपना ऑफिस पूरा खोल लिया है, नाउ मेरे को प्रोजेक्ट आते हैं तो मैं अपना उनको डायरेक्टली काम कर सकता हूँ. सो ऑन प्रैक्टिस. इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो आप एक्सपीरियंस, या तो आपके फैमिली इस तरह का है बैकग्राउंड, तो आप वैसे भी कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन जॉइन द आर्किटेक्चर फर्म. तो 2 3 4 साल के अंदर आपको बेसिक जानकारी हो जाती है कि काम क्या है. कॉलेज में जो चीज़ सिखाई जाती है इट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग, और जो आप प्रैक्टिकल करते हो वो टोटली डिफरेंट थिंग है, राइट. यू कैन ऑल्सो परस्यू हायर स्टडीज़, लाइक आप MR कर सकते हो, MBA भी कर सकते हैं. तो देर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़. M Plan भी कर सकते हो आफ्टर डूइंग BR. अगर आपको प्लानिंग में इंटरेस्ट है तो वन वे इज़ लाइक आप BR कर लीजिए, उसके बाद आप मास्टर्स कर लीजिए, एक ही बात है, ठीक है. आप एस्ट्रोएट वैल्यूर बन सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर है, सो अर्बन डिज़ाइनर हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैं. लैंडस्केप आर्किटेक्ट का मतलब क्या होता है, जो लैंडस्केप को डिज़ाइन करते हैं, दैट्स कॉल्ड द लैंडस्केप आर्किटेक्ट. गार्डन, किसी की जो ग्रीन एरियाज हैं उनको डिस्कस करने वाले. प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह आप ज्वाइन कर सकते हो. अब आज के टाइम के अंदर देर आर मैनी फील्ड, लाइक मल्टीमीडिया के अंदर भी होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड IT. वहाँ पर भी आपको आर्किटेक्ट की जॉब देखने को मिलती हैं, राइट. तो दिस आर सम जॉब पोटेंशियल्स जहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई डिग्री, सो दिस आर सम, दे आर गोइंग टू सम एरियाज वेयर यू कैन वर्क एज आर्किटेक्ट. और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है. लाइक कंप्यूटर गेमिंग के अंदर भी आजकल आर्किटेक्ट की वैकेंसीज होती हैं, बहुत सारी जगह पर भी होती हैं, राइट. अगर हम बात करें कि एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी होगी, तो देखो, नॉर्मली मैं मान के चलता हूँ कि आज से 5 साल पहले इफ़ समवन जॉइंड एज लाइक एज आर्किटेक्चर कॉलेज 5 years बैक, एंड नाउ दिस टाइम he or she graduated, so I can expect if a person is like an average student, so we can expect that the salary will be somewhere around 25,000 to 50 60,000 rupees. It is very difficult to get 15,000 रुपीज़ सैलरी. आपने कुछ करा ही नहीं यार अपने कॉलेज में, तो आप 10 15 हज़ार भी ले सकते हो. और ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है टू गेट मोर देन 60,000 रुपीज़ इन फर्स्ट मंथ. तो जो आपकी सैलरी होती है लगभग 25 से लेकर 30 35 तक की ही होती है, राइट. तो आप ये समझ सकते हो. सो ये मत सोचना कि बहुत बड़ी आपको जॉब मिलने वाली है. पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इन आर्किटेक्चर, लेकिन इट इज़ नॉट इन स्टार्टिंग, राइट. ऐसा नहीं है कि आपको पहली जो जॉब है बहुत अच्छी मिल जाएगी. अगर आप एवरेज कैटेगरी से स्टूडेंट आते हैं, कुछ स्पेशल हैं तो उसकी बात अलग है. द पॉइंट इज़ कि हमें फिर आर्किटेक्चर पढ़ना क्यों चाहिए, लाइक व्हाट इज़ सो स्पेशल इन आर्किटेक्चर. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कोई भी डिसिप्लिन्स होते हैं, वी कैन डिवाइड in 2 parts. Like generally we can divide in 2 parts. One is humanitic subject, for example history होगी, economics टाइप सब चीज़ें. दूसरी हो जाती है साइंटिस्ट, लाइक साइंस सब्जेक्ट, जिसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजी वगैरह सब चीज़ें देखने को मिलती हैं. सो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपने BTech ज्वाइन कर लिया, सो इट इज़ गोइंग टू बी मोर टेक्निकल फील्ड, एंड देर इज़ अ वेरी लेस स्कोप ऑफ द योर इनोवेटिव माइंड, है ना. अगर आपने BTech कर रहे हो या फिर आप MBBS कर रहे हो, तो उसके पर कुछ इनोवेशन का कुछ पार्ट नहीं है, बट दीज आर सम वेरी टेक्निकल फील्ड. अगर आपको इनोवेशन का, अगर आपका इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल आपने कोई आर्ट कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, तो वहाँ पर टेक्निकलिटी है उसका स्कोप काफ़ी कम हो जाता है. वॉट आई फील, आर्किटेक्चर इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन विच इज़ हैविंग द इनोवेटिव एज वेल एज टेक्निकल बैकग्राउंड. तो अगर हमको बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हमारा बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है टू डिज़ाइन लाइक दैट, कि चलो बिल्डिंग को हम ऐसा डिज़ाइन करते हैं, उसका शेप इससे डिज़ाइन करते हैं. इट इज़ मोर अबाउट ऑफ एन आर्टिस्टिक थिंग. बट वो बिल्डिंग बन सकती है नहीं बन सकती, इफ़ इट इज़ लाइक इट इज़ सस्टेनेबल और नॉट, इफ़ इट इज़ मर्जिंग इट्स इन्वायरमेंट, या फिर स्ट्रक्चरली दिस बिल्डिंग कैन बी मेड. सो इट डिपेंड्स ऑन इट्स टेक्निकलिटी. इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, बीम का साइज क्या होगा, कॉलम क्या होगा, कितना लोड पड़ने वाला है, ये टेक्निकल फील्ड है. दूसरा एग्जांपल लेकर देखें. फॉर एग्जांपल आपके पास एक रूम है एंड आपको कलर करना है. सो कलर जो करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ द कलर यू आर गोइंग टू यूज़. फॉर एग्जांपल डिस्टेंपर यूज़ करने वाले हो, वाटर पेंट यूज़ करने वाले हो, या वॉलपेपर यूज़ करने वाले हो. इट्स अबाउट द नीड, इट्स मोर अबाउट योर टेक्निकलिटी. बट कौन सा कलर यूज़ करने वाले हो, टेक्सचर क्या आने वाला है, इट इज़ मोर अबाउट योर इनोवेशन. अब आप सोच कर देखो, आपको एक स्कूल डिज़ाइन करना है, वहाँ पर आपने ग्रे कलर का डाल दिया,
सो कहीं ना कहीं बच्चों क्रिएटिव माइंड पर इफेक्ट डालेगा वो। एक पर्सन है, उसको काफ़ी गुस्सा आता है, लाइक उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ब्लड प्रेशर, एंड यू यूज़ रेड कलर, और कहीं ना कहीं इट इज़ गोइंग टू बी इंक्रीज इट्स ब्लड प्रेशर। सो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर के अंदर यू विल सी द कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एज वेल एज टेक्नोलॉजी। It's like architecture is not like a static subject. It is having the innovation and the creativity as well. आप देखते हो हर टाइम आर्किटेक्चर बन रहा है, डिफरेंट है। आज से 10 साल पहले कुछ और बनाया जाता था, 100 साल पहले कुछ और, 1000 साल पहले कुछ और। एंड इट इज़ ट्रू फॉर द कमिंग नेक्स्ट 1 to 5 10 20 30 50 ईयर्स। कुछ ना कुछ इनोवेशन होती रहती है, हर तरह का डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, हर फील्ड में ही होती है, बट आर्किटेक्चर के अंदर इनोवेशन क्रिएटिविटी का स्कोप थोड़ा ज़्यादा होता है। In architecture we are not going to depend as such on some couples of the book. आपसे ये नहीं होगा कि पहले दिन आप कॉलेज जाओगे एंड आपको 15-20 बुक पकड़ा दी गई है कि ओके दिस इज योर सिलेबस। नो, इन आर्किटेक्चर वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ द बुक्स। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको रेफर करना होता है, बट वो एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करती हैं। दिस आर नॉट द मेन सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, किन किन चीज़ों से आप बिल्डिंग बना सकते हो, कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो ध्यान रखना पड़ेगा, इट इज़ मोर अबाउट योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, राइट। सो एक्सपोजर ऑफ मैनी अदर सब्जेक्ट्स। किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्वेश्चन पूछा गया जेईई के अंदर कि अगर आप गोवा में बिल्डिंग डिज़ाइन करना चाहते हो तो आपका व्यू किस साइड रखोगे आप, आपसे कुछ चीज़ और भी पूछी जा सकती है ना। तो मैंने अदर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल वहाँ की इकोलॉजी क्या है, क्या वहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द बीच एरिया यू कांट डिज़ाइन आ स्ट्रक्चर, आप वहाँ पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं कर सकते हो। जो बीच एरियाज होते हैं या फिर फ्रिगाइल रीजन है, तो वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या है वो भी डिपेंड करती हैं। वहाँ की नीड क्या है, अगर आप एक हिली रीजन में कुछ डिज़ाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर आप 5 स्टार होटल कैसे बनाओगे जो दिल्ली की तरह होता है, या यू आर द नीड विल बी समवेयर लाइक दैट कि इकोलॉजी को प्रमोट करने वाला चाहिए। सो नीड कैन बी डिफरेंट। वहाँ की लोकल मटेरियल क्या है, वहाँ की लोकल इकोनॉमी किस तरह से काम करती है ना। अगर कोई टूरिज्म इकोनॉमी है तो वहाँ पर आपके जो आर्किटेक्चर होगा तो डिफरेंट होगा, बिकॉज यू नीड टू कैटर मैनी पीपल। लॉट ऑफ पीपल आर देयर। कुछ रिक्वेस्ट आ रही है क्या? नहीं, ठीक है, सॉरी। सो इट इज़ गोइंग टू बी एक्सपोजर ऑफ मैनी अदर सब्जेक्ट्स। हर चीज़ के ऊपर भी कई सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। ऑफ कोर्स ट्रिप्स काफ़ी सारे होते हैं, बिकॉज आर्किटेक्चर समथिंग जो आप उसको बनाने वाले हो, अब बनाने के लिए ट्रिप्स कॉलेजेस में होते हैं। हर साल आपको ट्रिप मिलेंगे 4 5 7 10 दिन का। ये कॉलेज ट्रिप्स होते हैं। उसके बाद भी आपको केस स्टडीज़ करने के लिए बहुत मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डिज़ाइन ए हॉस्पिटल बट यू हैव नो आइडिया, तो आप क्या करोगे, कोई हॉस्पिटल को जाकर देखोगे कि कैसे हॉस्पिटल काम करता है, कैसे स्कूल काम करता है, आप उनको जाकर चेक करोगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी सम केस स्टडीज़। साइट विजिट भी होंगी, आपकी जो बिल्डिंग बना रहे हो कहाँ पर बनने वाली है तो आप उसको जाकर चेक करते हो। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। इंटर्नशिप होती है। इट इज़ गोइंग टू बी 10 सेमेस्टर प्रोग्राम। इन 7 सेमेस्टर यू हैव टू डू अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो आपके लिए एक ट्रेनिंग का टाइम आएगा 6 महीने के लिए। आप कोई फर्म ज्वाइन करने वाले हो, इट कैन बी इन इंडिया, इट कैन बी समवेयर एल्स, वो आपके ऊपर है टोटली, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है। सो ट्रिप्स होंगी, इंटर्नशिप के अंदर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। कॉलेज लाइफ जो होती है जनरली अच्छी होती है, बिकॉज इट इज़ मोर अबाउट योर आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस। तो आपके कॉलेज के जो बच्चे होते हैं काफ़ी अच्छी यूनिटी देखने को मिलती है। नॉर्मली ये देखा गया है, राइट, क्योंकि 5 साल डिग्री होती है और आपको सब तरह का काम देखने को मिलता है। डिस्कशन के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहता है आर्किटेक्चर कि मेरे डिज़ाइन में क्या कमी हैं, लोग डिस्कस करते हैं मुझसे आके भी, और कॉलेज में भी करते हैं। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं कि आप जैसे आपने डिज़ाइन बनाया, मैं आई कैन आस्क यू दी प्रॉब्लम कि यहाँ पर एंट्री कैसे होगी, यहाँ की पार्किंग कितने लोगों की दी हो आपने, पार्किंग करने के लिए कितने दूर चलना पड़ेगा, अगर कोई हैंडीकैप्ड है सो वो कैसे जाएगा। सो दीज आर सम काइंड ऑफ दी क्वेश्चंस हम लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग आपको अच्छी देखने को मिल जाती है, ठीक है। सो दीज आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द आर्किटेक्चर। अगर कुछ और बात करें कि इसके साइड लाइक इफेक्ट के बारे में या फिर ड्रॉबैक्स के बारे में, हार्डवर्क आपको काफ़ी करना पड़ता है। बिकॉज आई हैव सीन, आई एम इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 4 years इन एजुकेशन फील्ड, तो मुझे 4 साल के बच्चों एक्सपीरियंस है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग सर बहुत काम होता है, इतने पूरे पूरे दिन हम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको हार्डवर्क का देखने को मिलता है। बिकॉज आप समझो उसके पीछे रीज़न क्या है। इसमें क्या है कि आपको कुछ मेहनत करनी है, लाइक आपको एक A1 शीट है उसको ड्राफ्ट करना है, तो आपको डिज़ाइन तो आपका माइंड में एकदम आ गया, बट
इट नीड सम टाइम टू ड्राफ्ट, है ना, उसमें आपको टाइम लगेगा। तो हार्डवर्क देखने को मिलता है। इट इज़ अ कॉम्पिटेटिव, क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं कॉलेज के अंदर, आपस में कॉम्पिटिशन रखते हैं, उसके बाद भी आप डिग्री करते हो, सो देर आर मेनी आर्किटेक्ट्स। अब ऐसे चीज़ें होती हैं, लाइक आई कैन डिस्कस विद यू, लाइक कि आपने कुछ, आपकी एक है कि मुझे किसी काम करने के लिए आई नीड टू गेट एटलीस्ट 10,000 रुपीज़, लेट्स से, बट यू विल सी अदर पर्सन इज ऑफरिंग 500 रुपीज़। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है ही इन चीज़ों के लिए। डायनामिक है, मैंने आपसे बताया कि इट इज़ एवर चेंजिंग प्रोफेशन। हर दिन कुछ नया हो रहा है। आप आज से 10 साल पहले जो हो रहा था उसकी टेक्नोलॉजी थी, उनको आज यूज़ नहीं कर सकते हो। लाइक इनोवेशन होती है बिल्डिंग मटेरियल के बारे में, आपने देखा हो कितने तरह के डिफरेंट मटेरियल्स आ गए हैं। आज से 20 साल पहले तो नहीं थे इतनी सारी चीज़ें, और इन फ्यूचर भी आने वाले हैं। सैलरी के बारे में हमने बात की है। लाइक आप सोच कर देखो, यू स्पेंड 5 years इन आर्किटेक्चर फर्म, आर्किटेक्चर कॉलेज, एंड यू वांट टू जॉइन एज आर्किटेक्चर फर्म, सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक 25-30। आई एम जस्ट सेइंग एट दिस टाइम। हो सकता है कि आफ्टर 5 years इट कैन बी इंक्रीज समवेयर 30-35, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सैलरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम रहती है इन आर्किटेक्चर इन स्टार्टिंग, राइट। दूसरा क्या है कि इट इज़ हैविंग द प्राइवेट कॉलेजेस, मोर ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस। तो प्राइवेट कॉलेज के अंदर एक चीज़ रहती है, बिकॉज आपको जो उनकी फ़ी है वो पे करनी पड़ती है। तो आप सोच सकते हैं कि द फी इज़ अराउंड समवेयर इन हॉस्टल में इंक्लूडिंग 2 to 2.5 लाख रुपीज़ जनरल थिंग। 2 से 2.5 लाख रुपये आपको साल की देनी पड़ेगी अगर आप हॉस्टल ज्वाइन करते हो, मल्टीप्लाई बाई 5, सो इट इज़ गोइंग टू बी 10 to 15 लाख रुपीज़। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसकी 5 साल डिग्री का प्रोग्राम है, तो 5 प्रोग्राम, फिर उसके बाद आपके एक्सपेंस और भी खर्च हो जाते हैं फॉर द मटेरियल। लाइक कौन सा मटेरियल आपको, A1 शीट्स आनी है, प्रिंटिंग करवानी है, मैनी शीट्स होती हैं, है ना, मॉडल मेकिंग, आपको फिजिकल मॉडल बनाना है, फिर ट्रिप्स भी होते हैं, केस स्टडीज़ भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी आपको खर्चा देखने को मिलेगा। क्लियर। अगर मैं आपको जनरल टर्म में बताऊं, सो दिज आर सम पॉजिटिव पॉइंट्स कि बहुत कुछ अच्छा रहता है, इन बोरिंग फील्ड नहीं है, लॉट ऑफ फन, आप कुछ क्रिएटिव करते हो तो आप इसमें बोर भी नहीं होगे। आर्किटेक्चर गिव यू द लिबर्टी टू यूज़ द राइट साइड ऑफ योर ब्रेन, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है 2 पार्ट डिवाइड होता है, लेफ्ट वाला और राइट वाला। जो राइट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। यहाँ पर आपको क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी, इमोशंस देखने को मिलते हैं, राइट। सो आर्किटेक्चर के अंदर ये सब चीज़ें बेनिफिट मिलती हैं। यू विल गेट टू नो अबाउट द वेरियस फील्ड्स, लाइक हिस्ट्री क्या है वहाँ का, इतिहास क्या है, आर्ट क्या है, मटेरियल साइंस, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें। इट इज़ गोइंग टू बी मोस्ट डाइवर्स सब्जेक्ट। आप बहुत कुछ पढ़ते हो, तो बोरिंग होने के लिए आपको ऐसा मिलेगा नहीं इन 5 years। हाँ, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, अब हम बात करेंगे उसके बारे में भी। और भी पॉजिटिव्स हैं, लाइक चैलेंजिंग है, इंजॉयबल, इमेजिनेबल है, एवरी बिल्डिंग इज़ डिफरेंट। तो आप समझ सकते हो कि आपके घर के, आप जहाँ पर भी आप रहते हो, सोच कर देखो, द प्लॉट साइज इज क्वाइट सेम, बट यू विल सी नो टू बिल्डिंग्स आर ऑफ द सेम आर्किटेक्चर। दोनों बिल्डिंग कॉमन है ही नहीं। इवन किसी फर्म ने डिज़ाइन भी की हुई है, कोई टाउनशिप बनाया हुआ है, तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है आज के टाइम के अंदर। सो एवरी बिल्डिंग इज़ क्वाइट डिफरेंट। सो आप बिल्डिंग स्केल मॉडल बनाते हो, सर्वेस करते हो, लोगों से आकर बात करते हो, वहाँ पर देखते हो कि वहाँ के कितने लोग आ रहे हैं, वहाँ का डेंसिटी कितनी है, वहाँ मतलब देर आर सो मैनी डिफरेंट थिंग जो आपको अच्छी लगेंगी। ट्रैवलिंग आप अगर आप पसंद करते हो तो आर्किटेक्चर इज़ फॉर यू। एंड ठीक है, तो कई सारी चीज़ें आप देखने को मिलती है। आप 5 साल काम करते हो, यू मेक योर पोर्टफोलियोज इन आर्किटेक्चर, मार्क्स डजेंट मैटर एक्चुअली। इसमें कोई नंबर ऐसे मैटर नहीं करते हैं कि 60% आए थे मेरे, 80% आए थे, आपका पोर्टफोलियो मैटर करता है। सो दीज आर सब पॉजिटिव पॉइंट्स, बट नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। मुझे, मेरा काम आपको दोनों चीज़ बताना। ऐसा कोई फील्ड नहीं है बच्चों जहाँ पर आपको लगे सब कुछ अच्छा है, ये सब कुछ बेकार है। अगर ऐसा कोई प्रोफेशन होता तो वो प्रोफेशन होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट फाइंड एन CD ड्राइव। अब आपको CD ड्राइव देखने को नहीं मिलती हैं। मिलती हैं कभी, मार्केट जाते हो, हमें CD चाहिए, या फिर मे बी कैसेट वाला सिस्टम आता था एक आज से 20 साल पहले। नो, बिकॉज इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑल। अब कौन यूज़ करेगा उनको। सो द रीज़न इज़ कि अगर हम ड्रॉबैक के बारे में बात करें अगेन, सो देर आर नॉट मैनी गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है तो फी ज़्यादा पे करनी पड़ती है, 5 साल पढ़ाई में खर्च करते हो, और जो सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी इज़ नॉट दैट मच को। तो इट इज़ बेटर कि अगर आप गवर्नमेंट को सेक्टर में कॉलेज मिलता है तो थोड़ा सा बेनिफिट आपको इसका हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात एक चीज़ देखी गई है कि जो प्रोफेशनलिज्म जो है ना आर्किटेक्चर, वो आज भी इतना अच्छा नहीं हो पाया है। वही है, ब्रिटिश एटीट्यूड है, कि टाइम तो है सुबह के 9 से लेकर 6 बजे का, बट बहुत कम ऐसा होगा कि आप 6 बजे फ्री हो जाओगे ना ऑफिस, या 1-2 घंटा ओवर टाइम करना पड़ता है, और सबमिशंस हैं, सो आपको वीकेंड्स भी काम करना पड़ सकता है। तो उसके अंदर थोड़ा सा वर्क शेड्यूल का इशू देखने को मिलता है, ठीक है। और ये जनरलाइज की बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस आर कैन बी देयर, बट इन जनरल टर्म्स।
सो अकॉर्डिंग टू मी एवरी प्रोफेशन कैन बी गुड और बैड, वॉट रियली मैटर्स इज़ योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है जाना चाहिए, नहीं है मत जाओ। मुझे हर साल कुछ बच्चों का फ़ोन हर बार आता है कि सर मैंने पता नहीं कौन सा कॉलेज ले लिया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ बच्चे वैसे कहेंगे सर यहाँ पढ़ाते नहीं हैं, या फिर ऐसा लगता है सर मुझे चेंज करना है। सो कहीं ना कहीं भी समझो कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे आप कुछ जो हमारे बच्चे होते हैं, हम दोबारा बात करते हैं 1 साल के बाद कि क्लास में कैसे चल रहा है बच्चों, तो बताते हैं सर कोई तो अच्छा चल रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैक ले रहे हैं, द रीज़न इज बिकॉज दे डोंट हैव एन इंटरेस्ट इन आर्किटेक्चर। तो प्लीज़ ये चीज़ समझो कि आपका इंटरेस्ट है तभी इस फील्ड में आओ। मैं नहीं चाहता कि आपके 1 साल 2 साल खराब हो जाए एटलीस्ट, क्योंकि कॉलेज में ज्वाइन कर लिया होगा तो 1 साल तो आपका गया एक तरीके से। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, पहला चीज़ समझो, आर्किटेक्ट लोगों से बात करो, उन्हें काम देखो, उसके बाद आपको चीज़ समझ में आएगी कि आपको इस फील्ड में आना है नहीं आना है। इट इज़ मोर अबाउट योर आर्टिस्टिक क्रिएटिव फील्ड। तो ये सबके लिए नहीं बना हुआ है। हाँ, जिनके लिए बना हुआ है उन बच्चों के लिए आर्किटेक्चर से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। बट इफ़ यू आर नॉट लाइक दैट पर्सन, तो प्लीज़ एक बार आने से पहले जरूर सोच लें, है ना। दूसरी एक चीज़ आती है, अगर हम बात करें तो जिन बच्चों ने ज्वाइन किया क्रैश कोर्स, आपको जो मटेरियल है 7 से 10 दिन लगेंगे पहुंचने में, पहुंच जाएगा। और आपको ट्रैकिंग आईडी मंडे को प्रोवाइड कर दी जाएगी। जो नोट्स हैं, हमारे जो क्लास के नोट्स हैं, वो इस तरह से कंपाइल किए गए हैं कि आपको डिक्टेट ना करना पड़े। मैं क्लास में ज़्यादा लिखवाता नहीं हूँ, आपको जो कुछ भी होगा आई विल गिव यू द रेफरेंस कि यहाँ से पढ़ लो, मैं आपको उन्हीं नोट्स के थ्रू पढ़ाऊंगा। सो इट इज़ गोइंग टू बी ईजी फॉर यू एंड इट इज़ गोइंग टू सेव आवर टाइम, राइट। प्रिंटेड नोट्स विल बी योर प्राइमरी सोर्सेज, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑलरेडी हाईलाइटेड। आपने देखा होगा जो नोट्स के अंदर ऑलरेडी हाईलाइट की गई हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, जो मटेरियल काम का है उसको हाईलाइट किया गया है। लेकिन एडवाइजेबल यही है कि जब भी क्लास लगाओगे तो एक बार देख लेना उन चीज़ों को, क्लास में लेकर बैठो, अगर कुछ ऐड करना होगा तो उसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, राइट। अगर हम बात करें पैटर्न के बारे में, JEE पेपर 2 और हम नाटा दोनों के बारे में बात करेंगे अभी, वी विल डिस्कस सम मोर क्वेश्चन एज वेल। देखो, पैटर्न सिंपल आता है, 400 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का आपका मैथमेटिक्स आएगी, जिसमें 20 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 30 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपके 200 नंबर पेपर बन जाएगा, 4 नंबर का पेपर है, और 2 क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग के, 50 नंबर का एक, तो 100 मार्क्स। पेपर इस बार का मैंने जो देखा है, इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट पेपर फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। बहुत आसान पेपर था। पेपर अच्छा गया आपका, बहुत अच्छी बात है। नहीं गया तो थोड़ा सोचने की बात है, राइट। तो अभी एक अटैम्प्ट और बचा हुआ है, लेकिन देखो कहाँ पर कमियाँ हुई हैं। इट्स अ कॉम्पिटिशन, आपकी सीट्स आर लिमिटेड, तो या तो आपको मिलेंगी या आपके कॉम्पिटिटर को मिलेंगी। मिलनी तो एक ही बच्चे को है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन इन गवर्नमेंट सेक्टर और गुड कॉलेजेस। तो आप पढ़ाई देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट 2 मंथ्स आर मोर देन सफिशिएंट। बच्चों पूरे साल पढ़ाई करते हैं, उनका बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे लगता है कि 45 दिन से लेकर 60 डेज आर मोर देन सफिशिएंट। आप इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब पेनल्टी भी लगेगी। ऐसा नहीं है कि आपने गैस वर्क करा और कुछ भी करते हुए आ रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। हाँ, इसका लिमिट मेथड यूज़ कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेशन मेथड नीड सम प्रैक्टिस। कैलकुलेटिव रिस्क हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लगा कर जाओगे तो आपको इसमें पॉजिटिव रहेगा। नाउ कम टू दी नाटा। देखो, नाटा के बारे में मैं अभी तक कुछ नहीं बोल सकता हूँ। द रीज़न इज़ क्योंकि नाटा 2023 नोटिफिकेशन अभी तक आई नहीं है। मैं आपको बता सकता हूँ कि पहले क्या हुआ है, उसके हिसाब से आप पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आप मुझसे बोलेंगे कि सर कब आएगा, नो आइडिया। एक चीज़ और चल रही है कि सर JEE का रिजल्ट कब आने वाला है। देखो, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। लास्ट ईयर सीज़न 1 का एग्ज़ाम सीज़न 2 के बाद आया था। आपका बीटेक वालों को रिजल्ट तो आ चुका है, बट आर्किटेक्चर का लास्ट टाइम आई थिंक मोर देन 2 मंथ्स, दे टुक मोर देन 2 मंथ्स। तो अब मैं आपसे बोल दूँ कि कल आने वाला, 10 दिन के बाद आने वाला है, किसी को कुछ नहीं पता है, ठीक है। हम जो लास्ट ईयर से एक्सपीरियंस से कंपेयर करेंगे तो यही है। पहला सीज़न होने के बाद भी हो गया, देन वी थॉट कि यार अब तो आ जाना चाहिए, सेकंड सीज़न आने वाला है। एग्ज़ाम की डेट भी 7 दिन रह गई है। लास्ट को लगा कि यार अब सुबह एग्ज़ाम है तो आज तो आ जाना चाहिए, मतलब कल एग्ज़ाम है। फिर देखा एग्ज़ाम देते हुए कि अब आ जाए, नहीं आया। तो सीज़न 1 का एग्ज़ाम सीज़न 2 के बाद आया। तो जो भी आपको बताया जाए, किसी को कोई जानकारी नहीं है। द पॉइंट इज, लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, आने को आज भी आ सकता है, और हो सकता है कि आपको काफ़ी दिन का वेट भी करना पड़े फॉर द JEE पेपर 2 रिजल्ट। क्लियर है। नाटा 2023 के बारे में बात करें, नोटिफिकेशन नॉर्मली इसकी जो मुझे लगता है और फरवरी के एंड में या फिर मार्च में आ जानी चाहिए। सो दे विल कम विद अ फुल डिटेल कि एग्ज़ाम क्या होने वाला है। देखो, अगर हम आपसे बात करें इसके बारे में, 2020 जो होने वाला है, 2019 से पहले सिलेबस जो था काफ़ी सिंपल था। ड्राइंग आती थी और कुछ क्वेश्चंस आते थे एप्टीट्यूड के। बट हम लोग जानते हैं ड्यूरिंग कोरोना, तो ये इट वॉज नॉट ईजी फॉर देम टू टेक अ ड्राइंग टेस्ट। सो दे इंट्रोड्यूस समथिंग डिफरेंट पैटर्न।
2020 के अंदर ड्राइंग वाला जो पार्ट था वो हटा दिया, फिर हमें लगा कि 2021 के अंदर भी हटा देंगे तो हटा दिया, लेकिन आई थॉट कि 2022 लास्ट ईयर कोरोना की प्रॉब्लम इतनी नहीं थी, सो मुझे लगा था दे विल ब्रिंग बैक ड्राइंग। मुझे ऐसा लगता है कि ड्राइंग होना चाहिए एक लेवल तक, ठीक है, बट ड्राइंग उनके पास लास्ट ईयर भी नहीं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। सो द पॉइंट इज फॉर द लास्ट 3 years वी आर नॉट हैविंग द ड्राइंग एग्जामिनेशन फॉर द नाटा एग्जाम। अब 2023 में होगा या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता हूँ, बट जो पैटर्न देखने को लग रहा है मेरे हिसाब से नहीं होगा, अगर वो पैटर्न चेंज नहीं करते हैं तो, ठीक है, ड्राइंग आपकी नाटक के अंदर नहीं होंगी जहाँ तक मुझे लगता है। अब कहने को तो कुछ भी हो सकता है बिकॉज किसी को जानकारी तो है नहीं। नॉर्मली क्या होता है, देखो 125 क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन 3 नंबर के होते हैं। इन सब को ऐड करोगे आप तो टोटल 125 क्वेश्चंस होते हैं और जो टोटल जो नंबर आते हैं 200 मार्क्स आते हैं। एक एवरेज जो स्कोर माना जाता है वो 110 से लेके 120 में मानता हूँ एवरेज स्कोर। 70 जो होती है इट इज़ अ क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब 200 में से 70 नंबर आपको लाने पड़ते हैं। यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 70 मार्क्स टू क्वालिफाइड इन नाटा एग्जामिनेशन। क्लियर है? तो नाटा के लिए 70 नंबर चाहिए होते हैं, आराम से आ जाते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इसके अंदर, तो आप गैस वर्क भी करोगे तो 25 मार्क्स वैसे ही जाने चाहिए आपके, ठीक है। सो आउट ऑफ 200 70 मार्क्स इज अ क्वालिफाइंग मार्क्स, यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 70 मार्क्स। एवरेज स्कोर व्हाट आई फील 100 to 120 इज एवरेज स्कोर, और अगर हम बात करें गुड या फिर हम बोलें कि अच्छा स्कोर जो है वो अराउंड 140 के आसपास है, 130 to 140। अगर आप बात करें ब्रिलियंट, व्हाट आई फील मोर देन 150 इज अ वेरी वेरी गुड स्कोर इन आर्किटेक्चर नाटा एग्जाम। क्लियर है? एक चीज़ और है, आपके बोर्ड्स एग्जाम भी आने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे क्लास के बारे में, क्लास शेड्यूल क्या है। देखो अभी मैं आपसे बोलूँगा कि फोकस ऑन योर बोर्ड्स। अगर आपके बोर्ड्स एग्जाम हैं, क्लास लगाते रहो, ये अच्छी बात है, क्लास लगाओगे तो मेरी जो क्लासेस के अंदर मैं कुछ होमवर्क देता नहीं हूँ और बहुत ही लाइव क्लासेस होती है, सिर्फ समझना है अपने को। लेकिन आपको जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो भी बोर्ड्स का होना चाहिए। इसके 2 रीज़न है। 1 रीज़न इज़ क्योंकि बोर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार एग्जाम दोगे आप मोस्ट प्रॉब्ली। दूसरा क्या होता है, और जब आप नाटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका मेरिट स्कोर बन का आता है। आपको जो मेरिट स्कोर होता है वो क्या होता है, नाटा का जो स्कोर होता है नाटा डिवाइडेड बाई 2 और बोर्ड्स के नंबर काउंट होते हैं। मैं 2 से इसलिए डिवाइड करा बिकॉज नाटा का जो स्कोर होता है आउट ऑफ 200 होता है, बोर्ड्स के 100 जो परसेंटेज आती है आउट ऑफ 100 आती है। तो अगर मान लेते हैं अगर आपके नाटा के अंदर लेट से, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, बोर्ड्स के अंदर लेट से कि आपके एक 60% नंबर आए हैं और नाटा के अंदर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं यू स्कोर 140 मार्क्स, अच्छा स्कोर है 140, तो आपका मेरिट स्कोर कितना बनेगा 140/2 + 60, सो 70 + 60 130। 130 एक एवरेज स्कोर है, इतना अच्छा खास स्कोर है नहीं नाटा के अंदर, अच्छा स्कोर है मेरिट लेकिन नॉर्मल है। लेकिन आप सोच के देखो कि अगर आपके बोर्ड्स में 90% आ जाते हैं, इफ़ यू स्कोर मोर देन 90% इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन तो क्या बनेगा आपका, तो 90 + 60 160 बनेगा, और 160 के अंदर आप एक बहुत अच्छा कॉलेज उम्मीद कर सकते हो। सो याद रखना बोर्ड्स के नंबर जितने अच्छे आते हैं, अगर आपको सैफ्ट कॉलेज आपका टारगेट है या फिर महाराष्ट्र के अच्छे कॉलेजेस में आपका टारगेट है, सो योर टारगेट शुड बी टू स्कोर एज मच एज पॉसिबल इन बोर्ड्स एग्जामिनेशन। आपके बोर्ड्स में 50, 60, 70% हैं और आप उम्मीद कर रहे हो कि सैफ्ट मिल जाए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ। क्लास की टाइमिंग के बारे में बात करूँ, 7 बजे से लेकर 9 बजे क्लास होती है, ना तो कभी लेट होती है क्लास, कुछ इमरजेंसी होगी, वैसे होती नहीं है नॉर्मली, लेकिन कुछ होगी आपको बता दी जाएगी। यू विल गेट दी अपडेट 1 डे बिफोर द क्लास, जैसे कल अपडेट मिल गया था हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसे ही आपको जिस दिन क्लास होगी आई विल शेयर द टाइम टेबल विद यू, शेड्यूल पूरा आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन उसके अंदर आपकी एक दिन पहले आपको चल जाएगा। रिकॉर्डिंग सेशंस अवेलेबल होंगे, जो भी क्लास होती है रिकॉर्डिंग की जाती है, वो आपको ऐप पर जाकर मिल जाएगी। जितने भी टॉपिक्स हैं हम लोग डिस्कस करते हैं उनके मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे, जो भी डिस्कस होंगे असाइनमेंट्स होंगे उस टॉपिक के ऊपर, और आपको मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर है हम लोग उनको सेपरेट भी डिस्कस करते हैं, बट एट द सेम टाइम हम कुछ ही डिस्कस कर रहे होंगे उस टॉपिक के ऊपर, जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे,
राइट। तो जो क्लास का शेड्यूल, जो क्लास होती है उसको 120 मिनट का हम डिस्कशन लेकर चलते हैं। इन स्टार्टिंग 10 से 15 मिनट हम लोग डिस्कस वो टॉपिक करते हैं जिनको हमें रिवाइज करना है। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई में नाटॉफ के अंदर, ये कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ पर लोकेटेड है, आर्किटेक्ट क्या है। सो दिस इज समथिंग लाइक आपको 60 से 70 बिल्डिंग्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आई कैन गिव यू द लिस्ट, आपको लिस्ट मिलती भी है बुकलेट के फॉर्मेट में, बट इट इज़ नॉट ईजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द बिल्डिंग अगर मैं आपको एक साथ दे दूँ। सो इट इज़ बेटर टू रिवाइज एवरी टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, डेली की 10-12 बिल्डिंग हम रिवाइज करते हैं। फिर हम लोग कुछ जीके डिस्कस करते हैं, बिकॉज आर्किटेक्चर के अंदर जीके, देखो जो नाटक का जो जेईई का एग्जाम है 200 नंबर का जो आता है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, उसके अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड। आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के अंदर आप यू कैन इजीली स्कोर 120 के अंदर आप इजीली स्कोर 116। एक क्वेश्चन में गलत मान रहा हूँ कि बाई चांस गलत हो जाए, 120 में से 16 अटैम्प्ट कर सकते हो। जस्ट अटैम्प्ट 7 डेज क्लासेस, 7 दिन क्लासेस के अंदर इतना आपका हो जाएगा, बहुत आसान है। मेन प्रॉब्लम आती है 20 क्वेश्चंस में, जो आपको जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल जीके, करंट अफेयर। तो वो कहाँ से आएंगे, वो हम लोग डेली जीके पढ़ते हैं, डेली के 10 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आता है मेन टॉपिक जो भी आज डिसाइड किया गया। फॉर एग्जांपल आज का जो डिस्कशन है इट इज़ मोर अबाउट द प्लान और एलिवेशन। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, सिर्फ मैं इसका पार्ट 1 खत्म होगा थोड़ी देर के बाद। आई विल टेक यू सम क्वेश्चंस, उसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे पार्ट 2 के अंदर, जो हम लोग आज पढ़ना भी है, ठीक है। सो मेन क्लास होगी, और जो लास्ट का जो डिस्कशन होता है 10-15 मिनट का, इफ़ यू आर हैविंग सम डाउट तो हम क्लास के एंड में उनको हम लेते हैं। उसके कोई डेडिकेटेड दिन नहीं होते हैं डाउट क्लियरिंग सेशंस के बारे में, पहले होते थे, लेकिन नॉर्मली क्या है क्लास के बाद में हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ भी क्वेश्चन होंगे, जैसा आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है। नॉर्मली जो क्लास शेड्यूल है वो वीकली बेसिस बनाया जाता है कि हम पहले वीक आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, दूसरे वीक हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर जिसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री होगा, इंडियन आर्किटेक्चर हिस्ट्री हो जाएगी, थर्ड वीक के अंदर कलर थ्योरी होती है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, और फोर्थ वीक के अंदर थ्योरी ऑफ डिज़ाइन। ऐसे ही वीकली बेसिस पे हम लोग पढ़ाई करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 7 दिन के बाद ज्वाइन करेंगे, तो उनको ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ा जा रहा है, ठीक है आपने वाला पार्ट मिस कर दिया, नाउ कम टू दिस पार्ट, ये वाला पार्ट मिस हो गया तो इसको हम ऐसा पढ़ते हैं, इसको आप कवर अप करते रहो, ठीक है। जो क्लासेस होंगी बोर्ड्स के हिसाब से शेड्यूल की गई हैं, तो जिस दिन भी आपके बोर्ड्स के एग्जाम होंगे उससे 2-3 दिन पहले कोई भी क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए आप पूरा फोकस बोर्ड्स पर करो। मैं खुद बोल रहा हूँ कि अगर आपके बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो तो आप कोई भी कोर्सेज को इग्नोर कर सकते हो, बट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव शुड बी योर बोर्ड्स। एक बार बोर्ड्स को अच्छे दे दो, उसके बाद हम पढ़ाई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएंगे। अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन है किसी भी चीज़ से लेके, आई विल गिव यू 5 मिनट्स, उसके बाद हम पार्ट 2 पर स्विच कर जाएंगे। देखो जो पार्ट भी है आज हमें जो पढ़ना है वो हमें देखनी है प्रोन बिल्डिंग, टर्मिनोलॉजीज और आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड। ये जो टॉपिक है कि बात करेंगे प्रेरणा बेस्ट कॉलेजेस, तो यार दिल्ली में कुछ खास है नहीं, लेकिन इंद्रप्रस्थ कॉलेज के जो इंद्रप्रस्थ में कॉलेजेस आते हैं, सुशांत कॉलेज अच्छा कॉलेज है बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, वो देख लेना। प्रोन बिल्डिंग बाद में पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजीज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, प्लान, टॉप व्यू, एलिवेशन क्या होते हैं, बहुत डिटेल में समझेंगे, रीज़न समझेंगे ऐसा क्यों होता है, और बहुत ही सही तरीके से, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो हम लोग टर्मिनोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। नॉर्मली आज जो क्योंकि हमने 40 मिनट्स एक तरह से हमने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया है। देखो पहले चीज़ समझो कि क्या चीज़ आती है, पहले एक चीज़ समझते हैं, प्रॉब्लम समझते हैं। अगर आप एक आर्किटेक्ट हो, इसको ऐसा मान के चल सकते हैं हमारे बॉडी में 2 पार्ट्स हैं एक तरीके से, एक माइंड है, एक बॉडी है, ठीक है। एक पढ़े लिखे जो आदमी होता है, एक इंसान है या फिर कोई भी है एजुकेटेड पर्सन का जो माइंड होता है, इट इज़ क्वाइट बिग इन कंपेयर, लाइक काफ़ी बड़ा होता है। यू कैन कंपेयर इट विद एन एलिफेंट, ठीक है। आपकी जो बॉडी होती है, बॉडी का मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ, वो ज़्यादा कुछ होती नहीं है ना, इट्स लाइक एन माउस। ऐसा होता है आपसे बोलो काम करने के लिए दिमाग बहुत चलता है आपका, पढ़ाई, बिकॉज यू आर एजुकेटेड पर्सन है ना, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो माइंड से, बट आपसे बोलो हाथ से काम करने के लिए, फिजिकली काम करने के लिए प्रॉब्लम है। लेकिन एक सोच के देखो, द पर्सन विच इज़ वर्किंग ऑन द साइड, एक लेबरर है या कॉन्ट्रैक्टर है, उसका माइंड कितना है, छोटा सा है, उसको ज़्यादा पता नहीं है, उसको सिर्फ डायरेक्शन देनी पड़ती है, बट जो बॉडी क्या है वो कुछ ही बना सकता है, वो पूरे दिन मेहनत करते हैं, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ कि जो आप सोच रहे हो, आपका माइंड है बहुत बड़ा है और जो उसका माइंड है बहुत छोटा है। सो देयर शुड नॉट बी नो इश्यूज ऑफ द कम्युनिकेशन। आपने जो उसको आपके माइंड में आ रहा है उसको एज इट इज़ आना चाहिए, क्योंकि उसको अपना दिमाग लगाएगा नहीं, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट आर्किटेक्ट। आपका डिज़ाइन है, आप उसको बताओगे कैसे डिज़ाइन करना है, ऐसे ही तो होता है।
फॉर एग्जाम्पल अभी आपने जे का एग्ज़ाम दिया होगा, एक क्वेश्चन देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर फिट बैठता है। आपके माइंड में ऐसा कोई डिज़ाइन था, आपको लगा कि ठीक है ऐसा कोई डिज़ाइन मैं बना दूंगा या बना दूंगी। आपने डिज़ाइन बनाया और आपने जो ड्राइंग्स हैं आपने साइट पर भेज दी। आपकी इस ड्राइंग को देख के ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। इसको नहीं बनेगा, ये आपका सही ऑप्शन था कि नहीं है, लेकिन द पॉइंट इज, इसको समझो, आपकी सेम ड्राइंग इट का व्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, और इसीलिए वी नीड मैनी ड्राइंग्स, कि भाई एक बिल्डिंग, एक ड्राइंग के अंदर ये नहीं आया है तो दूसरी ड्राइंग हम लोग यहाँ से देखते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, इन अवर लाइफ, इन अवर रियल लाइफ वी परसीव थिंग इन 3D। हम दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं वो 3D में देखते हैं, चाहे हाथ में आपके मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, आप हो, या कोई भी चीज़ है 2D के अंदर आपको नहीं होता, इट इज़ ऑलवेज इन 3D। लाइक दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस या जी एक्सिस, 3 एक्सिस होते हैं। लेकिन जब आप कुछ डिज़ाइन कर रहे होते हो, या आपका जो मीडियम है, इट कैन बी ए पेपर, ड्राइंग शीट हो सकती है, इट कैन बी ए स्क्रीन, इट कैन बी मोबाइल, ये क्या है, ये 2D है। तो प्रॉब्लम समझ में आया? दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम इज दिस कि वी परसीव थिंग इन 3D बट इन रियलिटी, जहाँ वी परसीव थिंग इन 3D बट व्हेन वी वांट टू ड्रॉ समथिंग, व्हेन वी वांट टू ड्रॉ ड्राइंग और समथिंग, सो आवर मीडियम इज इन 2D। तो साफ सी वाली बात है, आप 3D की चीज़ों को 2D में बना रहे हो, मतलब क्या है, 1 डायमेंशन हैज़ टू बी कॉम्प्रोमाइज। आपकी एक डायमेंशन कॉम्प्रोमाइज होगी ही होगी, और जब एक डायमेंशन कॉम्प्रोमाइज होगी, इसीलिए हमें कई सारी ड्राइंग चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे बिल्डिंग बनानी है, ये मुझे बॉक्स बनाना है, तो मुझे क्या देना पड़ेगा, एक बार मुझे ये एक्सिस देना पड़ेगा और ये वाई एक्सिस। लाइफ में क्या है, रियलिटी क्या है, लाइक इट्स अ 3D। सो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस मान लेते हैं, राइट, देयर आर 3 एक्सिस। बट जिस हमारा मीडियम है ये 2 एक्सिस हम बना सकते हैं, 2 डायमेंशन दे सकते हैं। सो एक ड्राइंग के अंदर हम ये वाले डायमेंशन देंगे, एक्स और वाई देंगे, एक डायमेंशन के अंदर हम लोग ये वाले देंगे, जेड एक्सिस देंगे, और एक तीसरी डायमेंशन देंगे हम लोग तीसरी ड्राइंग के अंदर, जेड और एक्स एक्सिस। इसीलिए आपने देखा होगा कि हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, प्लान क्या लगेगा, एलिवेशन क्या है, फ्रंट एलिवेशन क्या है, साइड एलिवेशन क्या है, टॉप व्यू क्या है। अगर मान लीजिए आपको ड्राइंग नहीं दोगे तो कन्फ्यूज़न, या फिर वहाँ पर जो आपने डिज़ाइन कुछ और किया है और साइड पे जाकर देखो कुछ और बन जाएगा। ठीक है, इवन आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। आपने कभी देखा है जो ये एम्पायर है भाई साहब, ये क्रिकेटर के ठीक सामने खड़े होते हैं, और जो लेग एम्पायर होता है वो यहाँ पर खड़ा होता है, बिकॉज उसको पता है, उसको डायमेंशन कौन सी देखनी है, उसको देखना है कि जो बॉल है LBW विकेट के ऊपर जा तो नहीं रही, वाइड तो नहीं है, तो उसको कौन सी डायमेंशन चेक करनी है, ये वाली डायमेंशन चेक करनी है, और उसके परपेंडिकुलर खड़ा हुआ है 90 डिग्री पर। उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि आगे है पीछे है, उसके लिए सिर्फ ये मैटर करती है कि जो बॉल है वो इस लाइन के जो पीछे जो लाइन है इनके अंदर आ रही नहीं आ रही है, LBW होगा या नहीं होगा, यहाँ पर है। उसको पता है कि मैं यहाँ पर खड़ा होऊंगा तो मैं ये डायमेंशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अब ये कोई मान लीजिए लेग एम्पायर है, उसको पता है कि जो एक विकेट जो क्रिकेटर है वो इस लाइन के इधर होना चाहिए, तो उसको ये डायमेंशन में खड़ा हुआ है, बिकॉज ये 90 डिग्री पर खड़ा हुआ है, इसके ये यहाँ पर देखना है उसको। क्लियर है? इसीलिए वी नीड टू एम्पायर्स इन क्रिकेट फील्ड। तो जब क्रिकेट फील्ड के लिए 2 एम्पायर चाहिए होते हैं, इसीलिए ड्राइंग के अंदर हम कुछ ही बनाते हैं कि एम्बिग्युइटी ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, सो वी प्रोवाइड सम ड्राइंग्स। आपको आर्किटेक्चर में ये सब करने को मिलेगा। आपको डिज़ाइन करोगे तो बताओ कैसे अपने क्लाइंट को, अपने जूरी को, अपने टीचर को कि आपने क्या सोचा हुआ है विद द हेल्प ऑफ योर ड्राइंग्स। अब ड्राइंग के अंदर भी कैसा ड्राइंग्स आपको देने होते हैं। सेम थिंग आपसे आर्किटेक्चर में उम्मीद की जाती है कि बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें, इसको हम उसी पर ले लेते हैं, प्लान एलिवेशन टॉप व्यू के बारे में बात करें तो क्या होता है। देखो लेट्स से कि ये जो, हाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रेडी हो गया। अगर मान लेते हैं ये आपकी बिल्डिंग है, इस बॉक्स को देख के अगर आप यहाँ पर खड़े हो के देखते हो इन फ्रॉम दिस डायरेक्शन, उसको बोला जाएगा एलिवेशन, राइट।
ये एलिवेशन मान लेते हैं फ्रंट एलिवेशन है, तो ये होगी साइड एलिवेशन। यहाँ से देख के खड़े होकर देखते हो, इट्स बिकम साइड एलिवेशन। पीछे से देखते हो बैक एलिवेशन, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये वाली कुछ भी हो सकता है ना। नॉर्मली फ्रंट एलिवेशन ये वर्ड यूज़ नहीं करे जाते हैं इन आर्किटेक्चर। हम क्या यूज़ करते हैं, डायरेक्शन व्यूज़ के बारे में बात करते हैं, नॉर्थ एलिवेशन, साउथ एलिवेशन। ये थोड़े से प्रोफेशनल लगते हैं, और लेफ्ट राइट तो डिपेंड करता है ना आपके हिसाब से। आप यहाँ पर खड़े हो गए तो आप बोल रहे हो मेरे लेफ्ट तो कुछ और है, तो द पॉइंट इज हम लोग वैसे यूज़ करते हैं। आप ऊपर से बिल्डिंग क्या देखते हो, ऊपर से देखने का जो ये वाली डायमेंशन होती है, ये जब चीज़ देखी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग टॉप व्यू। ऐसे मान के चलो कि आप बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं, दिस इज़ लाइक आप टेरेस पे खड़े हुए हैं, दिस अ पैरापिट वॉल, जिससे आप गिर ना जाओ उसको बोलते हैं पैरापिट वॉल। यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपका एक दोस्त है और यहाँ पर आपको बुला रहा है, आप ऊपर से देख कर उसको देख रहे हो। सो आप क्या देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, इट्स बिकम योर टॉप व्यू। उस पर्सन का टॉप व्यू है, ऊपर से देखने के बाद लगता है। ठीक है, क्लियर होगा एलिवेशन क्या होता है और टॉप व्यू क्या है। अब प्रॉब्लम ये आती है सर, टॉप व्यू और प्लान में क्या डिफरेंस है। देखो पॉइंट ये है कि कोई बिल्डिंग है हमारी, और ऐसा मान लेते हैं, थोड़ा सा बेटर बनाता हूँ उसको मैं। दिस इज़ योर एंट्री, आप और आपका भाई रहते हैं, ये बिल्डिंग है, इस पूरी बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। देयर आर 2 पार्टीशंस, है ना, 2 रूम है, एक रूम ये वाला है, दूसरा रूम ये वाला है, 2 रूम है, लेकिन एंट्री आपकी इधर से ही है। और मान लेते हैं यहाँ पर विंडो है, एक छोटी सी विंडो यहाँ पे ले लेते हैं। टॉप व्यू का मतलब क्या है, आप ऊपर खड़े हो जाइए, देखो क्या दिखाई देगा। टॉप व्यू के अंदर लेट से कि यहाँ पर आपको कुछ गमले दिखाई दे जाएंगे, अगर आपको चेयर पड़ी हुई है, आपने डाली हुई है चेयर, आपको दिख जाएगी। तो आपको टॉप व्यू के अंदर आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में कुछ हेल्प नहीं कर रहा है। आपको क्या दिखाई देगा, यू विल सी टॉप व्यू लाइक दिस। यहाँ पर चेयर पड़ी है मेरी, यहाँ पर कुछ पॉट्स हैं, और यहाँ पर मान लो कुछ भी सामान रखा हुआ है। तो टॉप व्यू का मतलब सिंपल है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से क्या देखते हो, दैट्स बिकम द टॉप व्यू। अगर आप ऊपर से देखते हो क्या दिखाई दे, दैट्स बिकम द टॉप व्यू। लेकिन आर्किटेक्चर में ये जो जो प्रॉब्लम है, लाइक आपको नहीं पता चलेगा अंदर क्या है, उसका डिजाइनिंग क्या करोगे। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी बिल्डिंग को आधे से डिवाइड काट देते हैं। नॉर्मली जो लेते हैं इट इज़ 1.2 to 1.5 मीटर नीचे से हम लोग इसको काट देते हैं। मतलब क्या है, ये बिल्डिंग थी मेरी, मैंने ये वाला पार्ट यहाँ से इसको हाफ में डिवाइड किया, और जो ऊपर वाला पार्ट था उसको हटा के फेंक दिया, हटा दिया मैंने। अब जो ये वाला पार्ट दिखाई देगा इसको हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू। अब क्या दिखाई देगा इसमें, मैं इसको हटा देता हूँ। अब इसमें हम क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। तो अब आपको पता चल जाएगा, आप बोलेंगे सर ये पार्ट यहाँ से है, तो ये मेरा एंट्री है, यहाँ से मैं एंट्री करूँगा, यहाँ से एंट्री होगी, और यहाँ पर मेरी विंडो भी कटी हुई है, बिकॉज यहाँ पर विंडो भी कट रही है। ये ना कि वाई वी कट 1.5 to 1.2 मीटर क्यों काटते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाते हैं, डोर भी कट जाएगा, विंडो भी कट जाएगी, वॉल्स भी आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर यहाँ पर एक वॉल है, और यहाँ पर मेरे भाई का एक दूसरा रूम है, और यहाँ पर एक विंडो यहाँ पर भी आई हुई है। अब आपको प्लानिंग समझ में आ गई कि ठीक है, आपकी एंट्री यहाँ से होगी, एक रूम ये वाला है, दूसरे रूम इसकी एंट्री यहाँ जा रही है, तीसरा रूम ये है, यहाँ पर विंडो है, यहाँ पर विंडो है, और यहाँ पर इसका डोर है। टॉप व्यू के अंदर ये सब चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, टॉप व्यू एंड प्लान। प्लान के अंदर क्या होता है, एक्चुअली इट्स ए क्रॉस सेक्शन, एक बिल्डिंग है उसके बीच में से हम लोग हाफ कर देते हैं, और वाले पार्ट को हम लोग हटा देते हैं। और ये भी डिपेंड करता है, फिर अगर हम कुछ और जगह पर काट सकते हैं तो इट बिकम दी सेक्शन व्यू, लेकिन हम उसको हम बात नहीं करेंगे, जब हम लोग को टाइम आएगा उसको हम लोग तब देखेंगे। क्लियर हुआ। अगर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चन विल बी, जस्ट होल्ड ऑन। अभी सोल्व करना नहीं है, मैं आपको सिर्फ टेक्निक बता रहा हूँ, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और ऑफ कोर्स पढ़ेंगे उसको भी। देखो आर्किटेक्चर के अंदर आपको जो कुछ पढ़ना है ना, वो ये है कि क्वेश्चन होने चाहिए आपके लिए। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, बहुत सिंपल से स्टार्ट करेंगे। प्लान है कि डायरेक्शन 3D व्यू, द 3D फिगर शोज द व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये आपको व्यू दिखा रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टॉप व्यू ऑफ ए अमंगस। आपको टॉप व्यू बताना है। तो टॉप व्यू का मतलब क्या है कि आप ऊपर से देख के इसको देखने वाले हैं
तो जो ऊपर से देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, जो ये लाइन है, जो ये वाली लाइन है, ये तो दिखाई देंगी नहीं, है ना। आपको क्या दिखाई देगा, जो उसके परपेंडिकुलर आ रहा है। सो मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आपके लिए समझाने के लिए, लाइक दिस। यहाँ पर आप करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट ही दिखाई देगा, ये वाला है ना, परपेंडिकुलर चीज़ दिखाई देंगी। मैंने आपको दिखाया था अभी एम्पायर वाला एग्जांपल लेके, ये वाला दिखाई देगा और ये वाला। क्लियर हुआ। यहाँ से आपको ये ऐसे क्वेश्चन में डिस्कस करने का क्या तरीका होता है, देखो जेई के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को ऐसे मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का, इजी क्वेश्चंस होते हैं, एक बार आपको आ गया तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। लेकिन जल्दबाजी में क्या करोगे, आप इसको गलत करके जाओगे, फिर आप सोचोगे अरे यार सर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये तो गलत हो गया। आपके 4 नंबर जो आने चाहिए थे वो गलत हो गए, और जो उसकी पेनल्टी लगी -1 वो आपको अलग से लगी। तो आपका जो 4 नंबर आने चाहिए थे आपने क्या करा, -5 करवा लिया एक तरीके से, 5 नंबर कम हो गए, है ना। जो आने चाहिए थे वो तो नुकसान ही है अपना। तो इन क्वेश्चन को जो बेस्ट तरीका क्या है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी कॉल टू माई फादर, एक्चुअली समवन इज वेटिंग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब इन क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो पहले तो देखो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इन आर्किटेक्चर एग्जाम, और आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजीली टाइम सेव कर सकते हो। आपने इसको यहाँ पर देखा तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। 4 ऑप्शन का मतलब क्या है कि 3 तो गलत होंगे और 1 सही होगा। तो सीधे एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, डोंट चूज द राइट वन, जस्ट एलिमिनेट द रॉन्ग वन, आपको इसमें हेल्प मिल जाएगी। जैसे मुझे ये पता है कि ये वाला पार्ट मेरा जो है ये सीधा नहीं है ना, रिस्क, तो ये पार्ट तो नहीं हो सकता है, तो मैंने सिंपल इसको हटा दिया। ठीक है, सिर्फ एक छोटे से पार्ट से लेकर मैंने एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दिया, ये पार्ट एलिमिनेट हो गया। अब मुझे ये पता है कि ये जो पार्ट है ये छोटा है और जो ये वाला पार्ट है ये बड़ा है, ये एल आई के स्ट्रक्चर है, दोनों सेम तो नहीं हो सकते हैं, है ना। तो मैंने ये वाला पार्ट भी एलिमिनेट कर दिया। नाउ आई लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड डी। और जब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हों, ए और डी, दोनों में क्या करना है, क्योंकि तो कंफर्म है कि बी और डी तो खत्म होगी, लाइक बी एंड सी कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन। नाउ वी लेफ्ट विद ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। इन दोनों में क्या नोटिस करना है, ए और डी में ये क्या नोटिस करना है, ये चेक करना है कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पर है। आप ये वाला पार्ट के डिफरेंस है, नहीं ये कॉमन है, ये पार्ट क्या है, ये भी कॉमन है, ये पार्ट क्या है, ये भी कॉमन है। डिफरेंस कहाँ पर है, ये वाले पार्ट से, कि ये जो पार्ट है ये छोटा वाला पार्ट इधर है और जो ये वाला पार्ट है वो आपका लेफ्ट साइड में। अब क्या करना है, दोनों मैच करा के देख लो। ये बड़ा सा बार है ये वाला पार्ट, तो ये यहाँ पर आ गया। ये वाला जो पार्ट है बड़े वाले बार से बिल्कुल मिला हुआ है, लेकिन यहाँ तो कुछ और है, यहाँ तो अलग है। इसका मतलब क्या है, यहाँ मैच करा लो कि जो ये वाला पार्ट है और ये वाला जो है इससे मिला हुआ, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ये वाला पार्ट यहाँ पर और ये वाला पार्ट यहाँ पर। तो इनको कभी गलत मत करके आना। 2-3 क्वेश्चन गलत करके आओगे, रेस से बाहर हो जाओगे, फिर एक अटेम्प्ट का वेट करना पड़ेगा या फिर 1 साल का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगा लोगे तो 5 नंबर आपके बच जाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर साल ये सब चीज़ देखने को मिलती है। बच्चे अच्छा पेपर तैयारी उनकी सही होती है, लेकिन फिर वहाँ जाकर गलत करके आते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ होता है। और मुझे पता होता है कि बच्चे गलत करके ही आएंगे। उसका बेस्ट तरीका क्या है, जितने हो सके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे इन द क्रैश कोर्स, तो उनको लगाओ। फुल एंड टेस्ट भी होंगे, उसके अंदर प्रैक्टिस होगी आपकी। और अगले 3-4 महीने यही होने वाला है। मोर देन 75+ मॉक टेस्ट हैं। जितनी अगर आपने मॉक टेस्ट लगा लिए तो आपके ह्यूमन एरर हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, राइट। तो करोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। नाउ कम टू दी योर पार्ट। अभी आपको क्या करना है, आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस। एक्टिव हो इसके लिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है, PL002। लेट्स सी कि कौन किन जल्दी कर पाता है। टेक योर टाइम, मैं इतनी नहीं चाहता गलत हो। तो आपको जवाब देना है, इसका सही ऑप्शन क्या है, A B C D। अवनी, ध्रुव, बी, दिव्या, दिव्या, आद्विक, ऋषिकेश, दुष्यंत, धन्यंत, ओके मैं नाम कुछ हो सकता है, मोहम्मद, दिलशाद, अच्छा दिलशाद, चलो, राजेश्वरी, 846 जी सब भी है ना। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ना, क्लियर है, सिंपल है। इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों को। ये क्वेश्चन चलो करो।
अद्विक, दिव्या, अवनी, दिया, ध्रुव। बाकी लोग ऋषिकेश, श्रुति, इरा, मोहम्मद, दिव्याक्षी। बहुत सिंपल है। क्या करना है, लिमिट करोगे। मैं बस ये कह रहा हूँ गलत मत करके आना, चाहे 2-6 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, लेकिन गलत मत करके आना। ये हमेशा होगा, कोई ना कोई बच्चा जरूर फंसेगा, और मैं नहीं चाहता कि आप में से या किसी कोई बच्चा क्यों फंसे यार, बच्चे सारे अपने ही हैं। ये आप सोल्व कर लोगे, ये चलो करो, इसको भी सोल्व करो, PL004 को। हीरा, प्रिया, अवनी, दिव्या, ध्रुव, कुंदन, श्रुति, राजेश्वरी, वैष्णवी, त्रिषाद, यश। अच्छा यश, आज आप लेट आए थे ना, मैंने आपको देखा था उस टाइम तो नहीं थे आप। चलो कोई बात नहीं है। वैष्णवी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो थोड़ा सा देखते हैं। ये चलो, ये वैसे इजीली सोल्व कर लोगे आप इसको, फिर भी। बी किसने बताया है? राजेश्वरी, आपने बी बोला है बच्चे। देखते हैं आपने क्या देखा, आपने ये वाला पार्ट देखा, ठीक है, बिल्कुल ये वाला पार्ट आ गया। लेकिन आप सोचो ये पार्ट क्या है, ये स्लोपिंग रूफ है ना, इससे स्लोपिंग है, सॉरी रूफ की बात कर रहा हूँ, इट्स स्लोपिंग। तो आपको ये वाला पार्ट तो दिखाई देगा ही, ठीक है। उसके बाद आपको बड़ी वाली लाइन दिखाई देगी, आप दूसरा कंपेयर कर सकते हो, दिस इज स्मॉल वन, दिस इज द बिग वन। तो एक सेकेंड, तो ये बड़ा वाला पार्ट है, यहाँ पर आ गया, तो छोटा वाला पार्ट कहाँ जाएगा, आपको यहाँ पर देखने को, और जो लाइन है ये भी देखने को मिलेंगी, है ना। हाँ अनिल कुछ कह रहे थे आप? सी भी नहीं होगा, कन्फ्यूज़न है। चलो मैं फिर से बताता हूँ, देखो ऐसा मान कर चलो, मैं आपको हल्का सा और एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने एक इस तरह का पिरामिड है, आप यहाँ पर देख रहे हैं खड़े होकर, ऐसा मान के चलते हैं। तो आपको क्या चीज़ दिखाई देगी? आपको तो ये वाला पार्ट दिखाई देगा, छोटा वाला पार्ट, है ना। लेट्स से 1 मीटर बाई 1 मीटर का है, और जो ये है 4 मीटर बाई 4 मीटर का है। तो आपको ये वाला लाइन दिखाई देगी, नहीं दिखाई देगी? बिल्कुल लाइन दिखाई देगी। ऐसे ही जब हम ऊपर से देखेंगे, हमें ये वाला पार्ट दिखाई देगा, ये जो हेक्सागन है, ठीक है, बिल्कुल दिखाई देगा, लेकिन ये छोटा है। फिर ये क्या है, आपको स्लोपिंग है, मतलब ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रही है, तो आपको ये वाली लाइन भी दिखाई देगी, ठीक है। तो आपको ये लाइन दिखाई दी, छोटे वाला पार्ट दिखाई दिया, उसके बाद आपको बड़ा वाला पार्ट दिखाई दिया, फिर आपको ये लाइन भी दिखाई देगी, क्योंकि जा रही ना, तो इससे आपको ये वाला लाइन भी दिखाई देगी। अच्छा ये दिखाई देगा? नहीं, ये परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये लाइन हमारे बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, ठीक है। कुछ कह रहे थे अनिल आप? माइक ऑन कर सकते हो। ठीक है, कन्फ्यूज़न है इसमें? नहीं है। अगर है तो मुझे बता दो, आई विल ओपन इन अ 3D, और भी ऑप्शन है हमारे पास 3D में ओपन करके दिखाने का, लेकिन चलेगा, ठीक है। राजेश्वरी आपका क्वेश्चन गलत था, और एक बच्चा और था अपना आमिर, आपका भी ऑप्शन गलत है। क्लियर हुआ? आमिर एंड राजेश्वरी क्लियर? एक क्यों होगा? एक चीज़ और है, अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है, आप एक बार नहीं 10 बार पूछो, आई एम हेयर फॉर यू। लेकिन मेरा काम है कि आपको समझाना, और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपको बताना कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया है। यहाँ नहीं बताओगे, वहाँ गलती करके आओगे, जब ज़्यादा दिक्कत होगी मुझे, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करो, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं है कुछ भी, ठीक है। आर्किटेक्चर को पढ़ना है अपने को, आराम से पढ़ना है। ये सारा सिलेबस हमें पता है कैसे कवर कराना, इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मज़े से लेकर पढ़ाई करते रहो, एक्टिव रहो इन चीज़ों को, नंबर आपके आराम से अच्छे आ जाएंगे। प्रेरणा इज सेइंग बी एंड एवरीवन इज सेइंग डी। प्रेरणा देखो, आप कुंदन बी, कुंदन मैं बता रहा हूँ तुम्हें कितना टाइम हो गया, बी कैसा होगा? मुझे मेरे भाई ये बताओ, एंड प्रेरणा वाज, है ना मेरी बहन, ये बताओ मुझे, आपने ये देखा टॉवी बताना है, ठीक है। आपको ये वाला पार्ट दिखाई दिया, है ना, ये तो बिल्कुल फ्लैट है बच्चे। तो यहाँ पर कौन सा मिल रहा है आपको फ्लैट है ऐसा?
यहाँ पर आप बताने बी, ये कैसा होगा बच्चों, ये तो लाइन है ना, ये लाइन क्यों आ गई है हमारी, नहीं आनी चाहिए। इट हैज़ टू बी द सेम वन ना। और जब ऊपर से आपको ये दिखाई दे रहा है, एक पर्सन है, उसने टॉप पहना हुआ है, उसने कैप पहनी हुई है, तो कैप दिखाई देगी ना। उसके नीचे बाल कैसे हैं, क्या दिखाई देगा उसका, नहीं दिखाई देगा। उसने कैप पहनी हुई है, हेड पहनी हुई है, तो सेम चीज़ उसने ये वाला पार्ट दिखाई देगा, है ना। तो ये वाला पार्ट आपको, ये पार्ट नहीं दिखाई देगा। अगर हम प्लान बनाते थे वो दिख जाता, लेकिन नहीं दिखाई देगा ना, हम टॉप व्यू देख रहे हैं उसका। सो दिस पार्ट विल कम डायरेक्टली। ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर आ गया, फिर ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, आप इससे कंफ्यूज तो नहीं होगे कि इमेज रोटेट की जा सकती है। आपकी जो व्यू है और जो प्लान है वो रोटेट किए जा सकते हैं। इफ द डायरेक्शन इज नॉट मेंशन, आप कितने में रोटेट कर सकते हो। प्लान इज प्लान, आप इसको घुमा के कैसे भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो जो ये वाला पार्ट है वो यहाँ पर आया है, जो ये वाला पार्ट है ट्रायंगुलर वाला पार्ट यहाँ पर आया है, और जो ये वाला पार्ट है ये आया है। उसके बाद आप देखेंगे जो ये वाली जो लाइन है, ये जो है ना बेस है पूरा, ये इधर आ गया। अच्छा ये वाला तो दिखाई देगा नहीं अपने को, ये वाला, क्योंकि जो डायमेंशन है ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है। सो दिस लाइन्स विल नॉट बी विजिबल। क्लियर हो, कोई बच्चों को कन्फ्यूजन है मुझे बता दो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। प्रेरणा, आई थिंक प्रेरणा तोमर, आपको ठीक हो, समझ में आ गया होगा, है ना। कोई बात नहीं, गलत होता है बट ठीक है, वी आर हेयर फॉर यू। ये आप कर लोगे, इजी है, ये भी कर लेंगे। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, चलो ट्राई करो, है ना। हाँ गुड, चलो क्वेश्चन नंबर 009। आमिर DC, सब बच्चों ने सी बोला है। आमिर आप बोल रहे हैं बच्चे डी, देखो, और श्रेया बोल रही हैं बी। वेरी गुड। ये क्वेश्चन मतलब मैंने बताया था कुछ कन्फ्यूजन रहती है, चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑल्दो सी इज द राइट आंसर, लेकिन हम देखते हैं कि बी और डी में क्या गलत है। ये तो हम मानते हैं कि ये तो नहीं हो सकता है, बिकॉज ये लाइन क्यों आ रही है यार, ये तो हटा दो इसको, प्रॉब्लम चाहिए नहीं लाइफ में, है ना। जितने ज़्यादा ऑप्शन उतनी प्रॉब्लम। ऑप्शन 4 दिए हैं तभी तो प्रॉब्लम है, ऑप्शन 3 दिए होते कम प्रॉब्लम होती, 2 दिए होते बहुत कम होती, और अगर एक ही दिया होता तो प्रॉब्लम थी ही नहीं। तो इसलिए हम एलिमिनेट पर मेहनत करते हैं, छोड़ो। देखो पहले तो आप ये बात करो, आपको क्या दिखाई देगा, ये वाला पार्ट, ये जो सी वाला पार्ट है ये विजिबल आपके लिए होगा, बिल्कुल होगा, कैसा मना किया। ये सी विजिबल है इन सब में, हाँ जी बिल्कुल है, तो छोड़ो इसको भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना बेस, आमिर ये वाला पार्ट दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा, ऊपर से देख रहे हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर तो है ही नहीं, यहाँ तो लाइन, जब लाइन इज मतलब खाली है ये वाला पार्ट, तो डी तो नहीं हो सकता है, बिकॉज द लाइन इज नॉट देयर। ये वाला पार्ट ही नहीं है, पूरा बेस ही हटा दिया उसने, तो डी तो नहीं होगा। नाउ कम टू दी ऑप्शन बी एंड सी। नाउ वी लेफ्ट विद ऑप्शन बी एंड सी। दोनों ऑप्शन में से एक सही है, दोनों डिफरेंस कहाँ पर है, ये भी सही है भाई, ये भी बिल्कुल सेम है। प्रॉब्लम है आपके इन आर्म्स में। तो क्या मैच करना है, सिर्फ ये देखो, मैं आपको जूम इन करता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। ये बीच में छोटा सा गैप आ रहा है ना, यहाँ पर गैप है तो हम लेकर चल सकते हैं, यहाँ पर भी गैप होगा, है ना, गैप भी दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है ये सीधी नहीं जानी चाहिए क्योंकि देयर इज अ गैप। तो जो एक है ये हल्का सा लाइन ऑफ लाइन आएगी इसकी तरफ, इट लुक लाइक दिस, है ना। मतलब अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊँ आपके लिए, तो क्या दिखाई देगा आपको, ये आपका ऐसा कुछ आ गया, ये वाला पार्ट जो है ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सी, ये है ना, ऐसा कुछ मान लेते हैं आपके लिए, सी ऐसा आ गया, ऐसा वाला पार्ट। तो जो ये जो आएगा पार्ट ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। हो गया होगा समझ में, कंफ्यूजन है किसी को भी? सारा गेम प्रैक्टिस का है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए क्लियर होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इरा, दिया, वैष्णवी, यार ये धनियत, DHANYAT, ये मैं सही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अवनी, ध्रुव, मोहम्मद, श्रेया, श्रुति, यस, फ्रेंड, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। जरूरत नहीं है सोचने की। ये पॉइंट दिखाई देगा जी, बिल्कुल दिखाई देगा अपने को। ये क्या है, कौन है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कौन बना कर देख लो ना पेपर पे, आप एक पेपर लो, उसको कौन बना कर देखो, बिल्कुल ये वाला पार्ट आ जाएगा, फिर ये वाला पार्ट दिखाई देगा, बिल्कुल ये वाला दिखाई देगा, और ये जो बेस है ये दिखाई दे जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन।
ये तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। चलो ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर PL013। प्रिया, इरा, दिव्या, दिलशाद, आद्विक, राजेश्वरी, अवनी, कुंदन। क्या बात है यार, मुझे लगा कि यस आप बी बोल रहे हैं और सब लोगों ने डी बोला है। मुझे आपसे मतलब अच्छी बात है, इतना मुझे लगा उसमें कन्फ्यूज़न होगा शायद आपको। सबसे पहली बात है, हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो उसके नीचे क्या आ रहा है हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। ये जो कैंटिलीवर टाइप का जो बना हुआ है, हम उसके नीचे क्या पता नहीं चलेगा, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट दिखाई देगा। ये पार्ट आपका यहाँ पर आ गया है, इसके बाहर वाला बॉक्स जो है ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर ये तो लाइन नहीं है ना, ये स्टेप्स हैं, तो ये क्यों सी है डी। अच्छा, ऑप्शन बी और डी में कन्फ्यूज़न थी, तो बी सही है या फिर डी सही है, क्योंकि बच्चे ने बी बोला है इसलिए मैंने ले लिया इसका एग्जाम्पल। यस, देखो बी क्यों गलत है, क्या करना है अपने को, बी और डी में दोनों देखो, ये जो लाइन है ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, है ना। आप ऊपर जाकर देखो, ये वाला पार्ट है, आप बताओ यहाँ पर ये ऐसा है देखने में या फिर इस तरह से है, ये लाइन नहीं है। तो आप देखेंगे ये जो है अपना, इट लुक लाइक दिस नॉट लाइक दिस। अगर यहाँ पर लाइन होती, यहाँ पर डिफरेंस होता है, यहाँ पर इस तरह से लाइन होती, तो हम लोग बोलते हैं बी विल बी द राइट ऑप्शन, अदरवाइज डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, यस, कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। है ना, चलो वेरी गुड। कुछ कन्फ्यूजन होती है तो मुझे बताओ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, कितनी गलती करो अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पर जितनी गलती करोगे ना उतना मुझे अच्छा लगेगा और आपके लिए भी उतना ही सही है। नहीं तो फिर एग्जाम में गलती करोगे तब जाके दिक्कत होगी। ये तो आप कर लोगे सॉल्व, ये भी कर लोगे, इजी है, ये भी है, ये करो। दिव्याक्षी, अच्छा डी आपने बोला, बिल्कुल सही है। अवनी, आद्विक सी, आद्विक सी कैसा है मेरे भाई, फिर सोचो। दिव्या, हाँ दिव्या प्रॉफ, आद्विक चेक करो उसको, देखो बी है क्या। हाँ है ना, मैं आपसे उम्मीद नहीं करता ये सब चीज़ें, काफ़ी टाइम हो गया, गुड। चलो बी है, सिंपल है। जैसे एक रैम्प लाइक दिखाई दे रहा है तो रैम्प के में ये लाइन दिखाई देगी, ये दिखाई देगी। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप थोड़ा कन्फ्यूजन में समझा देता हूँ, ये मान लेते हैं ये रैम्प है इस तरह का, ये हमें रेक्टेंगुलर ही दिखाई देगा टॉप व्यू में, ऐसा ही दिखाई देगा। ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी सिर्फ, तो ना बी, मोहम्मद दिलशाद, बिल्कुल बी इज़ करेक्ट। ये करो, चलो फिर देखते हैं। दिव्या, आद्विक, ध्रुव, प्रिया, रविता, ऋषिकेश ए। राजेश्वरी, श्रेया, यस ए इज करेक्ट। बेसिक जानकारी तो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जैसा कुछ आता ही नहीं है। कुछ बच्चे होते हैं ना उनको पता ही नहीं आर्किटेक्चर में, लेकिन चलो इट्स अ वेरी गुड थिंग आपके लिए। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड सा, शायद आपके लिए ना हो। चलो सोल्व करो। आद्विक सी 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 सी, चलो वैष्णवी और मुस्कान, अवनी, श्रेया, यस ठीक है, सी बिल्कुल सही है। देख सकते हैं इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ पर है, इनमें अगर होगी तो आप देख सकते हैं, मैच करा लो ना दोनों में डिफरेंस क्या है। ये पता है दोनों सेम से लग रहे हैं, इसमें ये है तो यहाँ मैच करा लो। चलो गुड, ये भी आप कर लेंगे, अब तो मुझे बच गया है। ये करो PL021।
आद्वे, किरा, प्रिया, श्रुति, कुंदन, ध्रुव। ए। राजेश्वरी जी, बिल्कुल, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यस, ए इज़ द करेक्ट, ए इज़ करेक्ट। ये भी कर लेंगे आप, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे आप। फिर चलो इसको करते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, फिर हम लोग बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं एंड देन आई विल गिव यू सम टर्मोलॉजीज नाटा के लिए स्पेशली, क्योंकि नाटा के अंदर आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। जेई के अंदर क्रैक करना थोड़ा आसान है, नाटा के अंदर कुछ ही पूछते हैं वे, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, लेकिन नाटा की प्रिपरेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं आपसे बताऊंगा। तो चलो, अजीत, सो एवरीवन इज करेक्ट है, डी इज़ द राइट ऑप्शन। ये मैं PDF आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जो बच्चे अपने इसमें कितने क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 80 कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इसको अपने घर पर जाकर देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना इनको, जितने भी क्वेश्चंस हैं। और अच्छा, एडवांस वाले स्टूडेंट जो भी हैं, मैं क्या करने वाला हूँ, जितने भी असाइनमेंट्स हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, सबको रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि हमें तैयारी करनी है फिर से। तो मैं चाहता हूँ कि फिर से आप सारे टेस्ट लगाओ, और आपके लिए कम से कम 100 से ऊपर ज़्यादा टेस्ट बन चुके हैं। ये जितने भी एग्ज़ाम होते रहेंगे आपको पब्लिक करते रहेंगे, ठीक है। हटा दो ना सारे टेस्ट, दोबारा करोगे आपके लिए इतना आसान है। सो टॉप व्यू अपना यहाँ पर हो गया है। एलिवेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, क्योंकि मैं 3-4 क्लासेस मैंने रखी हैं फॉर दी आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड। लेकिन अभी हम लोग पढ़ लेते हैं जो रेगुलर पढ़ना है अपने को, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना, असाइनमेंट दे दूँगा आप लोगों के लिए, उनको आप देख लेना, कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्लास में पूछेंगे। आपको बुकलेट मिली होगी मिसलेनियस के नाम से, तो उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं। देखो, नाटा के अंदर आपसे ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं, जो ये वर्ड्स हैं अगर आपको नहीं पता होंगे तो आप सोल्व नहीं कर पाओगे। जैसे इस बार पूछा गया जेई के अंदर अडोब क्या होता है, तो अडोब कंस्ट्रक्शन क्या है, और अगोरा के बारे में पूछा जा सकता है, एक्रोपोलिस के बारे में पूछा जा सकता है। यार मैं चलो शेयर कर दूंगा, मैं आपको जो असाइनमेंट है ये वाला शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, एक दो मैं शेयर कर दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इट इज़ ओनली फॉर दी कोर्सेज एंड ऑल दिस थिंग। खैर, ठीक है। तो आपको नाटा के अंदर क्या पूछा जाता है, अगोरा के बारे में पूछ लेंगे कि आपको इमेज दी जाएगी, दे विल गिव यू सम 10 टर्मिनोलॉजीज एंड दे कैन आस्क यू कि प्लीज चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट 4 अप्रोप्रिएट फीचर्स। तो आपको पता ही नहीं है अगोरा क्या है, आपको पता ही नहीं आर्च क्या है, आपको पता नहीं अडोब क्या है, एक्रोपोलिस क्या है, आप सोल्व नहीं कर पाओगे। सो इन दैट थिंग 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, 30 दिन का पूरा शेड्यूल रहेगा ये। सो एवरी डे आई विल गिव यू 10 समथिंग वोकेबलरी, उनको समझाऊंगा मैं, और ये आपके नाटा में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं, ठीक है। तो देखो, एक होता है एबेकस। एबेकस के अंदर हम क्या समझते हैं, अगर हम एक पिलर लेते हैं, है ना, पिलर बोलें या कॉलम बोलें, देखो एक होता है पिलर, एक होता है कॉलम, दोनों डिफरेंस क्या है। पिलर जो वर्ड है वो लेमन लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, इन आर्किटेक्चर टर्म्स वी यूज़ कॉलम वर्ड, कॉलम थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में। दूसरा डिफरेंस क्या है, कॉलम जो होता है, जो पिलर है, इट इज़ फ्री स्टैंडिंग, मतलब फ्री स्टैंडिंग होता है ये, इसके ऊपर लोड नहीं होगा, अगर आप इसमें लोड डालेंगे ऐसा कुछ होगा नहीं इसके ऊपर। ये क्या करा है आपने, कुछ किसी की याद में बनवा दिया। पहले क्या करते थे, जो किंग्स होते थे या राजा जो हो गए, किंग्स एंड ऑल दिस थिंग, सो उनको टेरिटरी मार्क करने के लिए, लाइक दिस इज माई बाउंड्री, तो एक मैंने पिलर लगवा दिया कि दिस लैंड बिलोंग्स टू मी, या कोई नोटिफिकेशन देनी होती थी, जैसे अशोका ने दी कि आज के बाद नो एनिमल सेक्रीफाइस, कोई भी एनिमल को नहीं मारेगा, तो उसने क्या करा, यहाँ पर लिखवा दिया, तो उसको बोलते थे पिलर। पिलर का काम क्या होता था, अपने को नोटिफिकेशन देने के लिए, टेरिटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी के सम्मान में बनाए जाते थे। बट इन आर्किटेक्चर हमारा काम होता है कॉलम के अंदर लोड देना, है ना, लोड के ऊपर। सो अगर आप देखेंगे, जो कॉलम है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, इस तरह से। जो ये वाला पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं बेस, जो ये वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं शाफ्ट, और सबसे ऊपर क्या होता है, कैपिटल, है ना, राजधानी अलग है, मतलब कॉम फीचर दोनों का जो मेन मतलब लगभग सेम ही है। 3 पार्ट में डिवाइड होता था। अब उसके ऊपर एक आपके जो ये रखते हो, जो स्लैब रखते हो, उसको बोला जाता है एबेकस।
राइट। अब इनके बारे में बात करेंगे जब हम लोग ग्रीक आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, वहाँ पर 3 कॉलम आएंगे। रोमन आर्किटेक्चर आएगा तो वहाँ पर 2 कॉलम और आएंगे। और जब इंडियन आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ पर मौर्य पिलर के बारे में बात करेंगे। सुबह आर्किटेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो आपको कितने हैं, 3 हुए, 2 5 और 1 6 7, 6-7 कॉलम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सो अबेकस का मतलब होता है फ्लैट स्लैब ऑन द टॉप ऑफ ए कैपिटल। जो कैपिटल है ये वाला, उसके ऊपर जो फ्लैट स्लैब रखा गया है उसको हम लोग बोलते हैं एबेकस। तो एग्जाम में आ जाएगा तो आप उसमें क्लिक करके जाना कि एबेकस का मतलब ये है। एक्रोपोलिस, एक्रो का मतलब होता है हाई और पोलिस का मतलब होता है सिटी। ग्रीक में क्या होता था, ग्रीक के जो लोग थे वो अपने सिटीज़, जो देखो उनका मानना ये था कि जितने भी जो उनके गॉड हैं वो ह्यूमन से ज़्यादा वैल्यू रखते हैं। समझो, जो ग्रीक के अंदर दे कंसिडर गॉड, और जो 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 होते ना, जो उनके एंजल्स हुआ करते थे, दे कंसिडर देम सेक्रेड, उनको दैव्य मानते थे। तो वो हमेशा क्या करते थे, उनकी जो लोकेशन हुआ करती थी, इट वाज लाइक एक सिटी, इस तरह से हुआ करती थी। जो ये टॉप पार्ट हुआ करता, जो हिल टॉप, वहाँ पर गॉड के लिए रखा जाता था। जो ये लोअर टाउन हुआ करता था, वहाँ पर स्लेव्स या फिर वीमेंस को अलाउड था, सिर्फ वो वहाँ ही रह सकती थी। और जो मिडिल टाउन हुआ करता था, मिडिल टाउन, वहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी या पॉलिटिकल डिस्कशंस हुआ करते थे, राइट। तो एक्रोपोलिस का मतलब क्या है, एक्रो का मतलब होता है टॉप और पोलिस का मतलब है सिटी। एक ऐसा शहर जो किसी पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, तो उसको बोलते थे एक्रोपोलिस। एक्रो मीन्स हाई एंड पोलिस मीन्स सिटी, सिंपल। तो अगर आप देखेंगे तो दिस इज एक्रोपोलिस। अब आप देखेंगे जो इस बार पूछा नहीं है जही ने, नॉर्मली हो सकता है अगला पूछ लें। नॉर्मली पैंथियन और पार्थेनन के बारे में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो जो पार्थेनन टेम्पल है, ग्रीक आर्किटेक्चर का वन ऑफ द मास्टरपीस विच इज लोकेटेड इन ग्रीस की कैपिटल एथेंस। एथेंस में कहाँ पर, एक्रोपोलिस पे। तो जो एथेंस है उसकी एक पहाड़ी है, उसकी जो टॉप हिल है वहाँ पर लोकेटेड है, उसको बोलते हैं एक्रोपोलिस। तो एक्रोपोलिस का मतलब क्या हुआ, अ सिटी लोकेटेड एट द हाइट। अगोराज में क्या होता था, अगोरा का मतलब था सेंट्रल, इट वाज अ सेंट्रल स्पॉट इन एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट। द लिटिल मीनिंग ऑफ द अगोरा इज गैदरिंग प्लेस, जहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे। कहाँ पर होंगे, मिडिल टाउन में। अभी बात की हम लोगों ने कि जो सिटी थे उनके ऐसे डिवाइड हुआ करते थे, लोअर टाउन वुमेन्स एंड स्लेव्स, मिडिल टाउन जहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज, मार्केट, पॉलिटिकल डिस्कशन, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हुआ करती थी, और जो टॉप टाउन हुआ करता था वहाँ पर भगवान के मंदिर हुआ करते थे, टेम्पल्स हुआ करते थे, या फिर इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। सो हेयर यू कैन सी अगोरा का मतलब क्या, इट्स अ गैदरिंग प्लेस। यहाँ पर आपको अगोरा देखने को मिलेंगे। अगोरा अब तो खैर आपको देखने को ऐसे नहीं मिलेंगे, बट यू विल सी इन द रूइंस। तो यहाँ पर क्या है, कॉलम्स आर देयर, कॉलम्स हैं, कॉलम पे जाके आपने देख सकते हो। तो यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हुआ करती होंगी, सामान बेचते होंगे लोग, जैसे मार्केट लगती है। अडोब कंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या है अडोब। तो देखो, अडोब इज ए नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल। नेचुरल का मतलब क्या है, नेचर से मिलता है, कुछ आर्टिफिशियल नहीं बना रहे हो। देयर इज नो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग इन दिस थिंग, इट इज नॉट अ सीमेंट। सीमेंट नेचुरल नहीं मिलता है। सो इट्स अ नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल। ये वर्ड पूछ सकते हैं कि सर नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल का मतलब क्या है, सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है, वर्नेकुलर बिल्डिंग मटेरियल का मतलब क्या होता है ना। दीज आर सम वर्ड्स दे कैन आस्क यू। तो दिमाग लगा लो, वर्नेकुलर का मतलब होता है लोकल, एक ऐसा मटेरियल जो लोकली अवेलेबल है उसको बोलेंगे लोकल वर्नेकुलर मटेरियल। एक ऐसा मटेरियल जो सस्टेनेबल हो, मतलब अर्थ के ऊपर उसका नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़ रहा हो, तो इट विल बिकम द सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल। एक ऐसा मटेरियल जो नेचर से प्राप्त होता हो डायरेक्टली, इट्स बिकम द नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल, है ना। सो मेड फ्रॉम सैंड, ये भी आपको नेचर से मिल जाता है, क्ले, वाटर एंड सम काइंड ऑफ द फाइब्रस और ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कुछ रेसिड्यू हैं, स्ट्रो हैं, ये मैन्योर है। इन सबको मिक्स करने के बाद यूज विच द बिल्डर शेप इनटू ब्रिक यूजिंग फ्रेम एंड ड्राई इन द सन, जिनको एक ब्रिक की तरह शेप डाला जाता था और उसको धूप में सुखा दिया जाता था, है ना, कच्ची मिट्टी की तरह से। अब तो अपने इंडिया में सब चीज़ देखने को नहीं मिलती, इवन ये भी ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं आपको ईरान वगैरह में, लेकिन ये भी एक सस्टेनेबल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक है। नुकसान नहीं है इसका, ये टूट जाएगा, फिर से बना दो, मिट्टी को खोल वो हो जाएगी, फिर से पानी डालो उसके अंदर, फिर से मिक्स करके फिर बना दो, कुछ इम्पैक्ट लाइन है। एक बार सीमेंट बना दिया, सीमेंट तो दोबारा नहीं यूज़ हो सकता ना। फिर आता आइल्स। देखो आइल्स क्या है, जो हम लोग पढ़ेंगे टेम्पल और चर्च आर्किटेक्चर में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो। जब जितने भी टेम्पल्स होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, अपन जो टेम्पल्स हैं, जो हिंदू टेम्पल्स होते हैं, उनकी एंट्री हमेशा ईस्टर्न साइड से होती है ना। सो अगर मैं आपसे बात करूँ लाइक दिस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ,
तो जो टेम्पल की एंट्री क्या होती है आपकी इस साइड से होती है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि सन इधर से निकलता है तो ये माना जाता है सन की रेस डायरेक्टली यहाँ पर पड़े। जो चर्च आर्किटेक्चर होता है उसकी एंट्री आपको वेस्ट से देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट की जो स्टेचू यहाँ पर लगी होती है, पीछे से लाइट आती है, तो उसकी जो एंट्रेंस होती है वेस्ट साइड से आपको देखने को मिलेगी। जब यहाँ से एंटर करते हो तो बीच में जो ये वाला पार्ट होता है, ये दोनों साइड जो कॉरिडोर टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं आइल्स। ठीक है, बाकी नार्थेक्स क्या होता है, नेव क्या होती है, और ये हम लोग पढ़ेंगे उसमें। इतना याद करना, ज़्यादा याद नहीं करना। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा आपको कवर कराना है, लेकिन जितना पढ़ना उतना ही है। पहली बार पढ़ोगे कन्फ्यूजन होगी, सर इतना सारा कैसा होगा, डोंट वरी, ये क्रैश कोर्स एक बार का नहीं है, ये आपकी चलते रहेगा, ये रिवीजन है डेली का, तो आपको इतनी बार रिवाइज मैं करा दूंगा कि आपको याद हो जाएगा। आर्च है, आर्च का मतलब क्या होता है, बेसिक आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ ब्रिक और स्टोन सो अरेंज्ड एज टू म्यूचुअल प्रेशर टू सपोर्ट द अनदर। सिंपल है कि ये आपने बना दिया है और आपने कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया है, उसको बोलेंगे आर्च। ठीक है, आर्च के बारे में बताऊंगा किसी दिन और, जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि इसमें कीस्टोन क्या होता है, वॉइजर्स क्या होते हैं, इंटरडस क्या होते हैं, एक्सटरडस क्या होते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे तब, अभी मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सर्च करना, एक मैंने वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर, आर्च लिखना, आर्क जेनेसिस, एक बहुत अच्छी वीडियो हो जाएगी, बहुत मेहनत करी थी मैंने उस वीडियो में। एंड तब वीडियोस में बनाने का वो लगता था कि इतनी मेहनत करने के बाद फिर लगता था छोड़ो यार क्या करना। कुछ चीज़ें और याद कर लेते हैं। एर्केड, एर्केड का मतलब क्या होता है कि देखने में बड़ा सुंदर लगता है। उसके बाद रेंज ऑफ द आर्चेस कैरिड ऑन अ पेयर ऑफ अ कॉलम, मतलब क्या है, एक आर्चेस बनाए गए हैं, कॉलम पर रखा हुआ है और ग्रुप बना दिया, एक के साथ कई सारे आर्चेस हैं, उसको बोलेंगे एर्केड। सो इट्स अ ग्रुप ऑफ द आर्चेस, राइट। आर्किट्रेव, आर्किट्रेव का मतलब क्या है, देखो जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारा बनता है ना, इस तरीके से। एक कॉलम अपने यहाँ पर लगाया, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, फोर्थ कॉलम इसके पीछे जाएगा। ये क्या होती है, ये बीम होती है, स्लैब है, और ये कॉलम है। कॉलम इज अ वर्टिकल, है ना, वर्टिकल एलिमेंट। बीम क्या है, अगर बीम बताता हूँ तो ये कुछ नहीं है, कॉलम ही है, बस ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है। ये आपका हॉरिजॉन्टल एलिमेंट आ गया, ये आ गया इस चीज़ में। तो जब काम क्या होता है कॉलम का, बीम का, सिंपल सी वाली बात है, आपकी जो बिल्डिंग बनाई जाती है उस पर लोड आप दोगे। लेट्स से कि मैंने एक बिल्डिंग बनाई है, देखो किसी भी स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, जो भी लोड आपकी बिल्डिंग में पड़ रहा है, इट कैन बी लाइव लोड, इट कैन बी डेड लोड, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन ऐसा मान के चलो। लेट्स से आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, इस बिल्डिंग के बारे में है, एलिवेशन है, यहाँ पर डोर है, ऐसा मान लो। आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो लोड आप दे रहे हैं, आपने कुछ चेयर डाल दी है, सोफा डाल दिया है, तो उसका भी लोड है। तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का काम क्या है कि जो भी लोड आप इस बिल्डिंग पर दे रहे हो, वो लोड बीम या फिर स्लैब के थ्रू कॉलम पर ट्रांसफ़र हो, और कॉलम पर ट्रांसफ़र होकर ये चला जाए आपके फाउंडेशन पर, है ना, यहाँ पर चला जाए, तो ये जो लोड है वो अल्टीमेटली अर्थ में ट्रांसफ़र हो जाए, ये काम होता है स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर देखो ये होकर ट्रांसफ़र, पहले बीम या स्लैब पर गया होगा, उसके बाद आपने कॉलम पर गया होगा, या फिर उधर चला गया अल्टीमेटली। और बोलेंगे आप देखो जिस बिल्डिंग जहाँ पर आप रह रहे हो, तो आप सोच के देखो, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर नहीं हो, लेट्स से कि आप फर्स्ट फ्लोर पर हो, तो आपका जो फ्लोरिंग है वहाँ पर आप लोड दे रहे हो, टेबल चेयर फैन वगैरह रखे होंगे, उसका लोड कहाँ पर जा रहा है, या तो वॉल पर जा रहा होगा, या फिर बीम पर जा रहा होगा, या फिर कॉलम पर डायरेक्टली, है ना। तो ये कॉलम पर, कॉलम कहाँ पर जाते हैं, नीचे फाउंडेशन में चले जाते हैं। फाउंडेशन का क्या है, आपने देखी फाउंडेशन ऐसी बनाई जाती है, ऐसी होती है, देखी होगी, मतलब उसका जो ये वाला पार्ट है ये बहुत बड़ा होता है, और ये जो पार्ट है छोटा होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, अब आपने उल्टा बना दिया, आपने ऐसा बना दिया इस तरीके से, तो ये तो बिल्कुल चल जाएगी ना, धंस जाएगी ज़मीन, है ना, सिप कट जाएगी ये। तो हम क्या करते हैं, एक होता है ना एफ प्रोपोर्शनल डायरेक्ट टू पी अपॉन ए, उल्टा मतलब सेम ही होगा वैसे तो, जो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अपॉन ए। तो जो एरिया होता है हम बड़ा कर देते हैं, अगर एरिया कम करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर आपने एरिया कम करा तो प्रेशर बढ़ गया, यहाँ पर आपने एरिया बढ़ा दिया तो आपका क्या हुआ, प्रेशर कम हो गया। इसलिए जो कैपनाइक्स में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि जो कैमल के जो पैर होते हैं, फीट होते हैं, उनका जो एरिया होता है बहुत बड़ा होता है। आप जाओगे तो दिक्कत आएगी आपको चलने में। अगर आप गोवा की तरफ रहते हो तो आपको तभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जो नेल्स होती हैं, जो कील बोलते हैं ना, उनको ठोकते हैं आगे इस तरह से, आगे से बहुत पतली बनाई जाती है, क्योंकि उसका एरिया कम करा जाता है। एरिया कम करोगे प्रेशर ज़्यादा लगेगा, एकदम से अंदर चला जाएगी। आपकी जो सिरिंज होती है उसका भी आपने देखा होगा, बहुत फाइन बनाई जाती है आगे से, है ना। अगर आपका जो नाइफ है, जब कटर है, आगे से बहुत शार्प होता है, रीज़न वही है,
उसका एरिया आप कम कर रहे हो, एरिया कम कर रहे हो तो प्रेशर आपको कम लगाना पड़ेगा, मतलब प्रेशर फोर्स कम भी लगाओगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। ऑनिंग, ऑनिंग का मतलब क्या होता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो उसको इग्नोर कर सकते हो। अब बैटल ग्लास और क्लॉथ प्रोटेक्टिव रूफ ओवर अ विंडो, मतलब एक विंडो है, विंडो के ऊपर आप एक ऐसा कोई प्रोटेक्शन टाइप की कुछ चीज़ लगाते हो, उसका काम क्या होता है, एक शेड देना। शेड क्या, सन से भी दे सकता है और ये रेन से भी, कि आपकी बारिश हो रही है तो आपको डायरेक्टली ना है, उसको बोलेंगे ऑनिंग। एस्लर, एस्लर शायद ये लास्ट वर्ड लास्ट ईयर नाटा में पूछा गया था, नाटा में इसकी टर्मोलॉजी आई थी, मुझे याद नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आई थी। एस्लर का मतलब क्या होता है, स्मूथ स्क्वायर स्टोन्स लेड इन ए हॉरिजॉन्टल फैशन यूज्ड फॉर फाउंडेशन और फेसिंग ऑफ मशीनरी वॉल। मतलब क्या है, आपने एक आपका एक स्टोन रखा हुआ है ऐसा सेम सा, आपने एक दूसरा यहाँ पर रख दिया, तीसरा यहाँ पर रख दिया, फिर आपने क्या करा, यहाँ पर ऐसा रख दिए, तो आपको एक वॉल तरह की बन जाएगी, उसी को बोलेंगे एस्लर वॉल। ठीक है, एक बार चेक कर लेना, गूगल पर दिख जाएगी, या आपको नॉर्मली हिल स्टेशन जहाँ देखने को मिलती है। एब्यूटमेंट, एब्यूटमेंट का मतलब देखो ये होता है, अगर मान लीजिए ये आपका हाईवे है या फिर कोई ब्रिज है, कुछ भी है, तो जो सबसे वाला जो जो जहाँ से स्टार्ट होता है, जो ये वाला पिलर होता है, उसको बोलते हैं एब्यूटमेंट। अ स्ट्रक्चर बिल्ड टू सपोर्ट द लेटरल प्रेशर ऑफ एन आर्च और अ स्पैन एट द एंड ऑफ द ब्रिज, जैसे जो ब्रिज का जो एंड है उसको बोलेंगे एब्यूटमेंट। एक्सेस, जहाँ से आपकी एंट्री होती है, आप देखते हो कि भाई इस बिल्डिंग की एक्सेस कहाँ पर है, इस मॉल की एंट्री कहाँ से, सो दैट्स कॉल्ड द एक्सेस। सो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से इसका एक्सेस, इस बिल्डिंग का एक्सेस, एंट्री भी बोल सकते हैं, एग्जिट भी हो सकता है। एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर ये लास्ट ईयर भी क्वेश्चन ये वर्ड आया था नाटा के अंदर, मैंने उसको बताया था ना, नाटा की प्रिपरेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बशर्ते आपको आनी चाहिए कि हम उस लेवल पर उस तरह से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, या टूथिंग कंस्ट्रक्शन अलग चीज़ होती है। एसल टूथिंग कंस्ट्रक्शन क्या होती है मेरे भाई, टूथिंग कंस्ट्रक्शन ऐसी होती है, देखो आपने देखा होगा जब कोई वॉल बनाई जाती है तो हम लोग ऐसा छोड़ देते हैं ना, कुछ जैसे उसके टीथ निकले हुए हैं। इसका काम क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर वॉल को हम एक्सटेंड करना पड़ेगा तो इस तरह से हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, इस तरह से ये हो जाती है, तो ये अलग चीज़ है। एस्लर का मतलब क्या, अपना वॉल सिर्फ पत्थर लगा दिया आपने इस तरह से, उसको बोलेंगे एस्लर वॉल। हाँ हाँ बिल्कुल, फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं उसको। एम्फी थिएटर का मतलब, एम्फी थिएटर और एम्फी थिएटर इज एन ओपन एयर वेन्यू। ओपन एयर मतलब यहाँ पर कुछ कवर्ड नहीं होगा, और एक वेन्यू है मतलब इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ की जाएगी, परफॉर्मेंस के लिए होंगी, स्पोर्ट्स के लिए होंगी, या किसी को एग्जीक्यूट करना है। जैसे रोमन्स में क्या करते थे, जो भी आदमी चर्च के कैसे बोलता था कि बाइबल में क्या लिखा गया है, उसने बोला कि ऐसा तो नहीं लिखा, ऐसा है रियलिटी, तो क्या करते थे कि चलो ठीक है कल मिलते हैं, तो क्या करते थे एम्फी थिएटर में बुलाते थे उनको, उसको सामने खड़ा करते थे, उसके ऊपर एनिमल छोड़ दिए, तो एग्जीक्यूशन के लिए भी काम किया जाता था, किसी को पनिशमेंट देनी थी उनके लिए भी की जाती थी, स्पोर्ट्स भी होते थे, परफॉर्मेंस भी होती थी, एंटरटेनमेंट भी, ड्रामा भी, तो जहाँ पर उसको बोलते हैं एम्फी थिएटर। ये आप बनाओगे कॉलेज में जाके जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो बच्चों को ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो एम्फी थिएटर बनाते हैं। आर्टिशन का मतलब जानते हैं, जो एक आर्टिस्ट होता है उसको बोलते हैं आर्टिशन। और एसिमेट्री, ये वर्ड ऐसे आ गया जो सिमेट्रिकल ना हो, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिज़ाइनिंग क्लास में। थ्योरी ऑफ डिज़ाइनिंग क्लास के अंदर हम लोग ये सारे टर्मोलॉजीज फिर से पढ़ेंगे, बहुत सही पढ़ेंगे डिटेल में जाके, तो वहाँ पर देखेंगे एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका एक्सिस होगा बीच का, है ना, जो लेफ्ट वाला पार्ट है और उसके राइट वाले पार्ट के बराबर ना हो, दैट्स कॉल्ड दी एसिमेट्री। फॉर एग्जांपल आप अपना चेहरा देखो, अगर आपका चेहरा आपका ऐसा बनाते हैं तो आप सिमेट्रिकल हो। अब बोल सकते सर यहाँ मोल है, यहाँ पर मार्क लग गया था, किसने मुझे आज पिटकाया हूँ तो मेरा लेफ्ट में तो है निशान, राइट में नहीं है, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप सिमेट्रिकल हो। जो भी नेचर में चीज़ें देखने को मिलती हैं सिमेट्रिकल देखने को मिलती हैं। जब अर्थ को नहीं पता था कि हमारी अर्थ स्फेरिकल है क्या है, तो उसके पीछे भी लॉजिक दिया जाता था कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स या ऑल ऑफ द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन नेचर। चाहे मून देखो, सन देखो, तो हमारी अर्थ भी स्फेरिकल होनी चाहिए। एंड द सेकंड रीजन वाज क्योंकि स्फेरिक जो स्फेयर होता है इट्स अ परफेक्ट सिमेट्रिकल, और नेचर वर्क्स इन सिमेट्री, तो नो उसमें तो इसलिए बोला जाता था कि हमारी अर्थ भी स्फेरिकल है। अब तो आज हमारे पास वो सैटेलाइट्स हैं, देख सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर तो इनडायरेक्टली इन रेफरेंस निकालते थे। ठीक है, तो क्लियर है, ए वर्ड खत्म हो गया है। जानने से पहले मैं कुछ बिल्डिंग बता देता हूँ, उनको भी देख लो, कुछ याद हो जाएंगे आप लोगों को। बिल्डिंग आपको रेगुलर याद करनी है, तभी आपको याद होंगी।
तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बिल्डिंग नहीं है, 5-6 बिल्डिंग बताऊंगा सिर्फ, डोंट वरी, ख़त्म कर रहा हूँ विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। अंकोर वट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता था तो दोबारा पूछा जा सकता है। अंकोर वट कहाँ पर देखने को मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये खमीर एम्पायर हुआ करता था, तो खमीर एम्पायर कहाँ था? कंबोडिया में, तो 9 सेंचुरी से लेकर 15 सेंचुरी के बीच में, ये ऐसा मान के चलो गुप्तास के आसपास के कंटेम्प्रेरी रहे होंगे, तो इसलिए गुप्तास का टेम्पल आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंडिया में क्या चल रहा था? गुप्तास का टेम्परेट चल रहा था। गुप्तास वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम इन इंडिया, द गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट इन इंडिया। तो अंकोर का मतलब क्या होता है? जो अंकोर का वर्ड, अंकोर का मतलब क्या है? संस्कृत वर्ड जिसका मतलब होता है सिटी, ठीक है, तो आपने देखी भी होंगी सी फोटोज़। ताजमहल आपको याद रखना है, इसके जो आर्किटेक्ट हैं उस्ताद अहमद लाहौरी या फिर उस्ताद अहमद ईशा, दोनों का नाम आएगा, मुश्किल है दोनों का नाम आए, या तो लाहौरी का आएगा ईशा का आएगा। कुछ लोग बोलते हैं दोनों एक ही नाम थे, कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के ईशा का नाम इंट्रोड्यूस करा अब वो करने के लिए, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। उस्ताद अहमद लाहौरी या उस्ताद अहमद ईशा, दोनों में से कोई भी आए, टिक कर का जाना। ये इनके आर्किटेक्ट थे। एक कब बना था? 16th सेंचुरी 48 में शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम की याद में, मुमताज़ महल की याद में। ये तो आपको पता है। अब इसमें कुछ फीचर याद देख लेते हैं। देखो ये एग्जाम्पल है सिमेट्री का, परफेक्ट सिमेट्री है। परफेक्ट बनाम कोई चीज़ नहीं होती, कुछ ना कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट इन एग्जाम इफ समवन आस्क यू, यस इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द सिमेट्री। क्यों भाई? साफ है ना, ये दिखने लग रहा है। अभी में बैठ जाना कि सर ये तो छोटा है, ये बड़ा है। नॉर्मली सिमेट्रिकल में विजुअल वेट देखते हैं और नहीं देखते हैं आर्किटेक्चर, जो आर्ट होता है उसके अंदर ऐसा काम नहीं करते हैं। इट इज़ लाइक लमसम देखते हैं हम लोग, ठीक है। ताजमहल के अंदर एक वर्ड यूज़ किया जाता है एंटेसिस, ये भी याद करो। एंटेसिस का मतलब होता है ऑप्टिकल करेक्शन। ऐसा मान कर चलो आपकी आई साइट वीक है, तो आप किसी डॉक्टर के उसके पास गए, फिर क्या बोलेंगे उनको, ऑप्टिशियन के पास गए। उसने क्या करा? आपके आइस को चेक करके देखा, तो जो क्या कर रहा है ना, वो आपकी ऑप्टिकल करेक्शन कर रहा है। वो क्या करेगा? अच्छा निगेटिव है तो पॉजिटिव लेंस डाल देगा, पॉजिटिव नेगेटिव डाल देगा, ऐसे तो होता है। अब हमें ये पता है कि कोई बिल्डिंग, ये क्या हुआ यार, ये कहाँ चला गया? देखो होता क्या है, अगर ये हमारा ग्राउंड लाइन है, अगर मान लीजिए हम कोई एक मिनारेट खड़ा करते हैं इस तरह से सीधी, तो नॉर्मली क्या होता है? पर्सपेक्टिव इसमें काम करेगा। जैसे रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक के अंदर क्या देखते हो आप? रेलवे ट्रैक ऐसा बना तो ऐसा है, बट देखने में कैसा लगता है कि दे आर मर्जिंग एट सम पॉइंट, ऐसा लगेगा। तो सेम चीज़ है, मिनारेट्स भी ऐसा लगेगा कि ये कहीं ना कहीं जाकर मर्ज कर रही हैं, मतलब एक टेपर होती हुई दिखाई देंगी। तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा ताजमहल, है ना, ऐसा लगेगा कि यार कैसा टेपर होती हुई दिखाई दे रही है। एंड आप कहाँ से देखते हो? काफ़ी दूर से देखते हो, तो आपको फील हो जाएगा। तो क्या बनाए गए हैं जो मिनारेट्स हैं, ये 90 डिग्री नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं ये 92 टू 94 डिग्री ये बाहर की तरफ इंक्लाइन कर रही है, ठीक है। मतलब जो मिनारेट्स हैं ताजमहल की, जो ताजमहल की मिनारेट्स हैं वो टिल्ट हैं बाहर की तरफ। उसके पीछे 2 रीज़न है। एक रीज़न तो आपका एपीरेंस का है, एस्थेटिक है, कि ताजमहल स्ट्रेट दिखाई दे, ऐसा ना लगे कि मर्ज होता हुआ। तो जितना सुंदर आपको ताजमहल लगता है उतना अच्छा शायद नहीं लगता, शायद क्या नहीं लगता, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो जो मिनारेट्स हैं ये 90 डिग्री पर नहीं है। इसका दूसरा रीज़न ये है कि सबसे जो महंगा आइटम है वो ये आइटम है ना, डोम इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग। सबसे मेन तो डोम ही है ना। तो ये था कि शाहजहां को या उस टाइम के जो आर्किटेक्ट होंगे कि इन केस अर्थक्वेक आता है तो जो मिनारेट्स की वजह से, तो मिनारेट शुड नॉट फॉल ऑन दैट मेन डोम, अदरवाइज द होल ताजमहल विल कोलैप्स। तो ये था कि इन केस अर्थक्वेक आता है तो मिनारेट्स बाहर की तरफ गिर जाएंगे। दिस वाज द सेकंड रीजन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर ताजमहल के अंदर, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था जेई के अंदर, लास्ट ईयर, ये साल लास्ट ईयर पूछा गया था, हाँ। ये था नहीं यार, मुझे लगता है जेई का लास्ट ईयर की बात है सर, हाँ। तो लास्ट ईयर पूछा गया था कि ताजमहल जो है कौन सा स्टाइल में बना गया है। देखो मुगल आर्किटेक्चर में क्या होता था, 4 बाग स्टाइल से बनाए जाते थे। 4 बाग हम लोग समझ सकते हैं, हिंदी है ना। 4 का मतलब होता है 4, बाग का मतलब होता है गार्डन। 4 गार्डन, ऐसा बात करो, सिंपल है यार। आपको मैंने प्लॉट दिया, मैंने बोला गार्डन बनाना है, तो आपने बोला ठीक है बना देते हैं, इसको 4 में डिवाइड कर दो। यहाँ मैं मेन बिल्डिंग रख दूंगा अपनी, जो कुछ भी बनाऊंगा, यहाँ पर हरा भरा कर दूंगा, प्लांट्स लगा दूंगा। सो इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट 4 बाग, ठीक है। ये 4 बाग स्टाइल है, आपने बता दिया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ताजमहल सेंटर में नहीं रखा गया है, ताजमहल रखा गया है नॉर्दर्न पार्ट के अंदर।
यहाँ पर रखा गया। हाँ, ये सच्ची बात है। क्यों? उस रीज़न में दिया था बिकॉज ऑफ यमुना इज फ्लोइंग, तो उसका व्यू कैप्चर करने के लिए। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेटमेंट। ये लास्ट ईयर की बात है जेई की। सेकेंड स्टेटमेंट वॉज लाइक कि ताजमहल का जो बिल्डिंग मटेरियल है इट इज़ मेड ऑफ द वाइट मार्बल एंड ऑल द अदर स्ट्रक्चर्स इन नेबरहुड इट इज़ मेड ऑफ द रेड सैंडस्टोन टू ब्रिंग द कंट्रास्ट। मतलब ये था कि जो ताजमहल है वो सफ़ेद मार्बल का बना हुआ है, उसके आसपास जो बना हुआ है लाल संग जो जो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि कंट्रास्ट आने के लिए। साफ सी वाली बात है ना। चारबाग इज नाउ अमृत उद्यान। नहीं नहीं, ये गलत चीज़ है। चारबाग स्टाइल है बच्चों, चारबाग कोई गार्डन नहीं है। चारबाग इज अ टाइप ऑफ द गार्डन डिजाइनिंग। ये नाम चेंज नहीं किया है। अमृत उद्यान क्या है, मैंने वीडियो बनाकर डाली थी यूट्यूब पर। अमृत उद्यान क्या है, जो मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन वाला, उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। चारबाग इज ए स्टाइल ऑफ गार्डन मेकिंग। तो चारबाग स्टाइल रहेगा। आप उससे पूछेंगे अमृत उद्यान जो है कौन से स्टाइल से बना हुआ है, आप बोलेंगे चारबाग से बना हुआ है ना। लेकिन चारबाग नाम चेंज नहीं हुआ है। चारबाग इज स्टाइल। तो यहाँ पर क्या था, अब देखो यहाँ पर रेड सैंडस्टोन है, यहाँ पर रेड सैंडस्टोन है, यहाँ पर रेड स्टोन है। ताजमहल जो है वाइट का बना हुआ है। मार्बल कौन सा यूज़ हुआ है? मकराना मार्बल। मकराना मार्बल बहुत महंगा आता है, आज के टाइम मिल जाएगा आपको। अब इसके ऊपर बहुत सारी स्टोरीज हैं, खैर छोड़ो, उनको हम डिस्कस नहीं करते हैं कि क्या क्या हुआ था उस टाइम पीरियड में। अब सच्चाई भी है या नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हाथ काट दिए थे, पर ऐसा कुछ एविडेंसेस मिलते नहीं है। बस इन चीज़ों को ये है ना बड़ा दिखाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ थी, हाथ काट दिए गए थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी में रहता है, क्योंकि कोई भाई साहब हैं वो बोलते हैं कि इट वॉज अ तेजो में है, कि तेजो में के नाम से कुछ शिव मंदिर है। अभी तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ साफ बोला हुआ है कि वी डोंट फाइंड एनी एविडेंसेस लाइक दैट। ठीक है। हाँ, वो वाली बात है कि मुगल्स ने बहुत सारे इंडियन टेम्पल्स को या फिर जो जैन टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल को कन्कर करा एंड दे चेंज इट। बट ऐसा कोई एविडेंसेस हमें अभी तक देखने को नहीं मिला। इन फ्यूचर को भी देखने को मिलेगा तो वी विल सी। लेकिन इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जानते हैं। अच्छा, मकराना मार्बल की खास बात क्या होती है कि इट इज़ नॉट अ फुली ओपेक, है ना। इट इज़ नॉट फुली ओपेक मतलब क्या है, इसमें आप लाइट मारोगे ना तो लाइट कैन गो इनसाइड द मार्बल। मतलब आप मोबाइल फ़ोन की टॉर्च ऑन करो, टेबल पर डालो, तो टेबल के नीचे क्या और दिखाई नहीं देगा, ओनली उसमें। लेकिन क्या होता है, ये जो मकराना मार्बल है अंदर तो लाइट जा सकती है। इसीलिए जो फुल मून होता है, अब फुल मून के अंदर लाइट कम आ रही है और जो ग्लो करता है, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और ये ताजमहल 3 रात के लिए खुला होता है। यस, यू कैन सी ताजमहल इन नाइट ड्यूरिंग द फुल मून टाइम पीरियड, बट यू हैव टू डू अ बुकिंग ऑनलाइन, और काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। मुझे अभी तक याद नहीं है, क्योंकि ताजमहल गए हुए इट हैज़ मोर देन 5-7 ईयर्स। दैट टाइम इट वॉज 20 रुपीज़ फॉर दी एंट्री। आप लोगों के लिए, मेरे लिए 20 रुपये की एंट्री थी। बट इफ़ यू वांट टू सी इन द नाइट इट वॉज 750 रुपीज़। तो आप समझ सकते हो। अब आई थिंक 50 रुपये की होगी, तो शायद 1000-1200 का टिकट होगा रात के लिए, घंटे के लिए। लेकिन ताजमहल जो लोगों ने देखा है मूनलाइट में, बोलते हैं बहुत ही सुंदर। सर ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया और minaret का पर्पस क्या होता था यार? मुगल आर्किटेक्चर के अंदर मिनारेट्स बनाई जाती थी। एक सेकंड रुको। ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया और फर्स्ट मॉस्क अलग अलग क्यों है? अलग अलग तो नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा क्या है? ऐसा हो सकता है फर्स्ट इंडिया की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की मॉस्क पहली कौन सी होगी, या फिर मुझे पूरा क्वेश्चन बताओगे तो मैं समझा पाऊंगा आपको, है ना। अभी मेरे लिए थोड़ा सा बताना मुश्किल है यार। मिनारेट्स का पर्पस देखो, इस जो मुगल आर्किटेक्चर है उसमें आपको कुछ चीज़ देखने को मिलेंगी। जैसे चारबाग स्टाइल बता दिया मैंने आपको, फाउंटेन सिस्टम बता दिया, क्योंकि वहाँ पर गर्मी हुआ करती थी तो यहाँ पहली बार पानी मिला इनको देखने के लिए, सो दे ब्रिंग द वाटर समथिंग। फाउंटेन सिस्टम देखने को मिलेगा आपको, कैलीग्राफी देखने को मिलेगी। इन इस्लाम वी डोंट हैव ए अल्लाह रिप्रेजेंटेशन। हिंदुज़म के अंदर मूर्ति ही है ना, स्टैचूज़ हैं। क्रिश्चियन के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी आपको जीसस क्राइस्ट देखने को मिल जाएंगे, है ना। लेकिन आपको इस्लाम के अंदर अल्लाह की कोई फॉर्म नहीं है, इट इज़ अ फॉर्मलेस। इसीलिए वो कभी भी किसी भी मॉन्यूमेंट के अंदर अल्लाह की इमेज वगैरह नहीं बनाते हैं। ये आपको आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। सो वी डोंट फाइंड एनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर गॉड इन मुगल आर्किटेक्चर। उसके जगह क्या करते हैं, वो कुरान की आयतें लिखते हैं। जो कुरान में जो लिखा गया उनकी आयतें देखने को मिलेंगी। अब वो ताजमहल बना रहे हैं ऐसा मान के चलो, तो कैसे थोड़ा लिखेंगे? तो दे विल ब्रिंग समथिंग न्यू ना, एक अच्छी चीज़ बना के लेके आएंगे। सो दे ब्रिंग कैलीग्राफी। कैलीग्राफी जो वर्ड बना है, 2 वर्ड से बना है। कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और ग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ राइटिंग। एक ऐसा आदमी जिसको सुंदर लिखने की जानकारी हो उसको बोलेंगे कैलीग्राफी, या कैलीग्राफिस्ट पर्सन हो जाएगा वो। ठीक है, कैलीग्राफी।
क्लियर। जैसे फोटोग्राफी, फोटो का मतलब होता है फोटोन, ग्राफी का मतलब आर्ट ऑफ राइटिंग। आप क्या करते हो, फोटो क्लिक करते हो, जो लाइट आ रही है उसको तो लिखते हो, रिप्रेजेंट, है ना, फोटोग्राफी हो गई हो। कैलीग्राफी मैं पहले करता था, अब तो खैर इतना टाइम नहीं मिल पाता है, व्हेन आई वाज इन माई कॉलेज टाइम पीरियड। तो अच्छा, जिसकी राइटिंग खराब होती है उसके भी वर्ड है, उसको बोलते हैं कैकोग्राफी, CACOGRAPHY। तो अगर आपकी राइटिंग खराब हो तो बोल दो कि आई एम ए कैकोग्राफिस्ट, है ना, थोड़ा सा पॉइंट बनने के लिए। मुगल आर्किटेक्चर के अंदर मिनारेट्स आपको देखने को मिलेंगी, कैलीग्राफी आपको स्टाइल देखने को मिलेगा, सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी आपको। और चीज़ क्या है, पित्रादुरा टेक्निक देखने को मिलेगी। डोंट वरी, ये सब चीज़ें जो कमिंग क्लासेस हैं वी विल डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पित्रादुरा टेक्निक। पूछे गए हैं ये क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मैं नए क्वेश्चन नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ ये है कि नाटक के अंदर पूछे गए हैं। नाटक में तैयारी करनी है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन आपको रख के तैयारी करनी पड़ती है। चलो फिर आते हैं बुर्ज खलीफा। ये तो आप जानते हैं सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उस क्या कैंपस में इस तरह का। ठीक है, जो उसके 2010 में हुआ था, और जो उसकी हाइट है कितनी है, 830 मीटर, 830 मीटर, लगभग 1 किलोमीटर है, देखो कितनी है। और अगर हम बात करें तो 830 मतलब ऐसा मान लेते हैं, नॉर्मली क्या है इसकी 828 मीटर है, क्योंकि 2 मीटर का एक पोल है जो लाइटिंग होती है उसको कैप्चर करता है। बाकी इसकी 828 मीटर्स की वैसा हाइट है, अदरवाइज की 829.8 मीटर, 830 मीटर्स की हाइट है। टोलेस्ट स्ट्रक्चर है अभी तक का सिंस फ्रॉम 2009। इन फ्यूचर शायद बोल रहे हैं कि ये चेंज होने वाला है, जब होगा देखा जाएगा। द आर्किटेक्ट नेम इज एड्रिन स्मिथ। ठीक है, तो आपको 4 बिल्डिंग याद करनी है, धीमे धीमे आपको बिल्डिंग में सारी याद करा दूंगा। अच्छा, लोटस टेम्पल भी मैंने कब बताया हुआ था आपको, जो पुराने स्टूडेंट तो जानते हैं कि जब भी लोटस टेम्पल आया मैंने हमेशा बोला है कि लोटस टेम्पल इनका फेवरेट क्वेश्चन रहा है जेई का, तो कहीं ना कहीं सेम बिल्डिंग को घुमा फिरा के लेकर आएंगे। इस बार क्वेश्चन आया भी था आपके लिए। ठीक है, तो उसका फरीबोर्ड सभा, खैर इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ उसको बात करेंगे इसका स्टाइल कैसा बना हुआ है, सिमेट्री है नहीं है, कहाँ पर है, इसके अंदर किस तरह के नाटक में क्वेश्चन बन सकते हैं। सो वी विल डिस्कस अबाउट इट दैट टाइम। आज का जो डिस्कशन है हम लोग यहाँ पर रोकते हैं। कल आपका संडे है तो शायद विकास सर क्लास लेंगे, ड्राइंग की क्लास लेंगे, वो ऐप पर लेते हैं, गूगल मीट पर नहीं लेते हैं, तो वो करेंगे। बाकी मेरी जो क्लास होगी आपकी मंडे होगी, मंडे हम लोग मिलेंगे सुबह 7 बजे। आपको गूगल मीट की आईडी ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। कुछ क्वेश्चन है, अभी जो क्लास है जो जाना चाहे जा सकता है, अभी मैं कुछ नया नहीं पढ़ाने वाला हूँ। कुछ आपके माइंड में क्वेश्चन हैं, हम 5-7 मिनट उनको डिस्कस कर सकते हैं।